नहीं, ये चैप्टर थोड़ा सा मैथमेटिकली है, पूरा कंप्लीट मैथमेटिकल है, फिर भी इसकी इंपॉर्टेंस है। तो पहले तो सेंटर ऑफ मास क्या है वो देख लो आप। आई मीन सबको आइडिया होता है इसके बारे में, सभी को आइडिया होता है, लेकिन फिर भी सेंटर ऑफ मास फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज द एवरेज पोजीशन है जहां पर टोटल मास को ले सकते हो आप। लेकिन ये जो एवरेज है ना, ये एवरेज नॉर्मल वाला एवरेज नहीं है, इसको बोलते हैं वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज का मतलब जानते हो क्या होता है? कि जैसे अगर आपसे कहा जाए कि भाई आपका जो सिलेबस है, उस सिलेबस में से हर एक चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चंस आने होते हैं, फिर भी अगर कोई पूछे कि किसका वेटेज ज्यादा है ना, किसका वेटेज ज्यादा है, कौन से टॉपिक ज्यादा वेटेज के हैं, कौन से टॉपिक कम वेटेज के हैं, तो कभी भी जब एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है कहीं पर, जैसे क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन है चैप्टर्स के बीच में, मतलब 25 चैप्टर्स हैं तो 25 चैप्टर के बीच में क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट होंगे, बट उनमें से कुछ चैप्टर्स होते हैं जहां पर वेटेज ज्यादा होती है, कुछ चैप्टर्स होते हैं जहां पर वेटेज नॉर्मली कम होती है, इस तरीके से। तो इसको बोलते हैं वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम। ऐसे ही मास डिस्ट्रीब्यूशन के साथ भी है कि अगर एक सिस्टम के अंदर मासेस से डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, तो कुछ पोजीशंस पे ज्यादा मासेस होती हैं, कुछ पोजीशंस पे कम मासेस होती हैं, तो उनका एक एवरेज निकाला जाता है कि एवरेज पोजीशन कहाँ पर आएगी जहां पर कि हम टोटल मास मान सकते हैं, और उसको आप लोग बाय डेफिनेशन कह देते हो कि ये सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम कहलाएगा। तो ये इसकी वो डेफिनेशन है मतलब। और वैसे तो अगर आप सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन देना चाहते हो तो एक डेफिनेशन जो आप लोग पहले से जानते आ रहे हो वो ये भी है कि इसको आप कह सकते हो कि जहां पर ये ऐसी पोजीशन है जहां पर टोटल मास ऑफ द सिस्टम कैन बी प्लेस्ड एज अ पॉइंट पार्टिकल। बट एक्चुअल डेफिनेशन सेंटर ऑफ मास की अगर पूछे तो सिंपल सा आप ये कहोगे एवरेज पोजीशन जहां पर टोटल मास को हम रखेंगे। मतलब जैसे कि इसमें m1 मास ना, जैसे अगर आप ये एग्जांपल देखोगे तो m1 मास उसकी पोजीशन x1 है, m2 मास की पोजीशन x2 है, तो ये दो अलग अलग हैं। m1 मास x1 पोजीशन पे है और m2 वाला मास है x2। अब ये दो अलग अलग लोकेशंस हैं। लोकेशन x1 के ऊपर हमने m1 मास रखा है, लोकेशन x2 के ऊपर हमने m2 मास रखा है। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एट पोजीशन x1 व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द मास ऑफ सिस्टम इज प्लेस्ड, मतलब पूरे सिस्टम का जो मास है, सिस्टम का मास अगर आप यहाँ पर डिफाइन करोगे तो सिस्टम का मास मतलब दोनों पार्टिकल्स को मिला दीजिए आप, m1 प्लस m2। तो इसका कितना फ्रैक्शन हमने x1 पे रखा है, तो फ्रैक्शन अगर कैलकुलेट करना होगा, फ्रैक्शन ऑफ मास ऑफ सिस्टम जो कि हमने x1 पे रखा है, तो x1 पर है m1 मास और डिवाइडेड बाय टोटल मास, ये इसका फ्रैक्शन है। मतलब टोटल मास का इतना फ्रैक्शन एट x1। सिमिलरली टोटल मास का कितना फ्रैक्शन x2 पर रखा है, तो m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, इतना फ्रैक्शन हमने x2 वाले पॉइंट पर रखा। अब इनका एवरेज निकालेंगे। एक एवरेज वो अर्थमेटिक मीन नहीं, देखो एक एवरेज तो आप ये निकालते हो कि x1 प्लस x2 बाई 2, ये भी एक एवरेज है, बट ये एक नॉर्मल एवरेज कहलाता है। और एक एवरेज होता है जो वेटेड एवरेज बोलते हो आप। वेटेड एवरेज में क्या करते हैं हम लोग, ये वाला एवरेज जो हम पढ़ रहे हैं ना अभी, जो आपके स्क्रीन पे लिखा है ये x1 प्लस x2 बाई 2 वाला, ये नॉर्मल अर्थमेटिक मीन, दो नंबर्स का एवरेज। तो ये इस एवरेज की बात नहीं कर रहे हैं आपसे, इसको ज्योमेट्रिक एवरेज कहा जाता है, इसकी इसकी बात नहीं कर रहे, बात कर रहे हैं आपसे यहाँ पर वेटेड एवरेज की। तो वेटेड एवरेज का मतलब किस पोजीशन पे कितना वेट है, मतलब पोजीशन x1 का वेट ज्यादा है या पोजीशन x2 का वेट ज्यादा है। तो ऑब्वियसली जहां पर जितना ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मास होगा उस लोकेशन का वेटेज ज्यादा होगा, और जिस लोकेशन पर कम फ्रैक्शन ऑफ मास होगा वहां पर उसका वेटेज कम आ जाएगा। कुल मिलाकर के ये कहते हो आप, जो फ्रैक्शन आपने यहाँ पर निकाला है m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और ये फ्रैक्शन टोटल मास का x1 प्लेस पर है, फिर m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, इतना फ्रैक्शन ऑफ टोटल मास x2 वाली प्लेस पर है, और इसी क्वांटिटी को आप डिफाइन करते हो एवरेज पोजीशन, दैट मींस कि सेंटर ऑफ मास इसको नाम दोगे आप। एक्स सेंटर ऑफ मास यहां से डिफाइन किया गया एक्चुअली। और इसको जब फर्दर सिंप्लीफाई करोगे, ये दो पार्टिकल्स को लेकर के इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे, तो ये रिजल्ट बन जाता है आपका सॉल्व करने के बाद एक्स सेंटर ऑफ मास की वैल्यू m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को पढ़ते हो, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। आपको डायरेक्टली यही बताया जाता है कि x कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का निकालने के लिए ये रिजल्ट लाना है।
बट ये रिजल्ट डेवलप कहाँ से हुआ है कि ये x सेंटर ऑफ मास की वैल्यू m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 बनेगी कहाँ से? तो उसका रीजन फिर से बोल रहा हूँ, आपको समझ लो। हालांकि कोई इसकी बहुत जरूरत नहीं है, बट फिर भी नॉलेज होनी चाहिए। पोजीशन x1 पर मल्टीप्लाई करना होगा पूरे सिस्टम के मास का जितना फ्रैक्शन वहां पर रखा गया है, ये उस पोजीशन का वेट हो गया, वेटेज। ये x1 की वेटेज कितनी होगी? तो x1 की वेटेज वहां पर प्रेजेंट फ्रैक्शन ऑफ मास के हिसाब से होगी। पोजीशन x2 की वेटेज निकालने के लिए x2 पर प्रेजेंट मास को आप देखोगे, x2 पर जो मास है वो पूरे सिस्टम का कितना फ्रैक्शन है। तो x1 मल्टीप्लाइड बाय फ्रैक्शन ऑफ टोटल मास एट दैट पॉइंट, x2 मल्टीप्लाइड बाय फ्रैक्शन ऑफ टोटल मास एट दैट पॉइंट, इसको ऐड कर दीजिए, इसको कह देंगे एवरेज पोजीशन x सेंटर ऑफ मास। यहाँ से वो फॉर्मूला डेवलप हो जाता है m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। और इसको अब एक्सटेंड कर सकते हो दो से ज्यादा पार्टिकल्स के केसेस में भी। ये तो फिलहाल दो पार्टिकल्स के लिए डिफाइन किया गया है, बट सिमिलर चीज दो से ज्यादा पार्टिकल में भी, और यही चीज आप y कोऑर्डिनेट पे भी निकालते हो। y सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एंड सो ऑन। इस तरीके से करोगे इसे। तो एज एग्जांपल अगर हमें आपसे पूछें कि यहाँ पर सेंटर ऑफ मास आपको बताना है, एज एग्जांपल कि अगर आपके पास एक पार्टिकल m मास का है और दूसरा पार्टिकल 3m मास का है और इनके बीच में l डिस्टेंस है, जरा फाइंड आउट करें इनकी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कहाँ पर आएगी टू पार्टिकल्स के केसेस में। इन दोनों पार्टिकल के बीच में जो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन आप निकालोगे वो कितना? तो 3 ml/4m। हाँ, एक तरीका ऐसे भी देख सकते हो। देखो, अगर आप कैपिटल M को x इक्वल टू 0 मान लीजिए, सिंपल तरीका बता रहे हैं आपको, कैपिटल M x इक्वल टू 0, तो 3m को हम कह देंगे x इक्वल टू 3l, x इक्वल टू l, सॉरी, x इक्वल टू l कह देंगे इसको। अब x इक्वल टू l पर कितना फ्रैक्शन ऑफ मास है बताना जरा, टोटल सिस्टम का कितना फ्रैक्शन यहाँ पर है, या फिर डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हो। 3/4। 3/4। वही आंसर हो गया। फ्रैक्शन ऑफ मास यहाँ पर जो आप देखोगे तो फ्रैक्शन ऑफ मास इज 3/4, तो उसको उस l से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3l/4 सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। और वो सीधे फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। अगर आपको फ्रैक्शन वाली बात नहीं समझ में आ रही है तो फिर आप सीधा फॉर्मूला भी लगा लो, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। मैं तो सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम लोग एवरेज निकालते हैं, तो एक होता है सिंपल एवरेज जिसमें आप n नंबर्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय n कर देते हो, और एक होता है वेटेड एवरेज जिसमें उन नंबर्स को उनके वेटेज से मल्टीप्लाई करना पड़ता है कि किस नंबर का कितना वेटेज होगा। ये इस तरीके से होता है। एनीवे, इसका बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट ठीक है। एक्स सेंटर ऑफ मास 3l/4 पर आ जाएगा, मतलब कि कैपिटल M से 3l/4 डिस्टेंस पर आप इन दोनों पॉइंट्स का सेंटर ऑफ मास डिनोट कर सकते हो, इधर से 3l/4, और अगर इस साइड से 3l/4 है तो ऑब्वियसली 3m वाली साइड से वो l/4 डिस्टेंस पे हो जाएगा, दो पार्टिकल्स के केसेस में। ऐसे आप किसी भी पार्टिकल का निकाल सकते हो। यहाँ पर एक पॉइंट आपको जस्ट नॉलेज के लिए बता रहे हैं, सेंटर ऑफ मास एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है, तो इसको फिजिक्स से आप रिलेट ना करें। सेंटर ऑफ मास का फिजिक्स से ऐसा कोई भी फिलहाल लेना देना नहीं है, मैथमेटिकल मैथमेटिकल है। और इट इज नॉट द एक्चुअल पोजीशन दैट रिजाइड ऑन द फिजिकल ऑब्जेक्ट। मतलब जैसे कुछ लोग कहते हैं कि सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहां पर बॉडी का सारा मास होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है एक्चुअल में। ये वो पॉइंट नहीं है जहां पर कि बॉडी का पूरा मास एक्चुअल में होता है। आप उसको इमेजिन कर लेते हो कि वहां पर बॉडी का टोटल मास होगा, ये कोई एक्चुअल प्लेस नहीं है जहां पर कि आप m1 प्लस m2 को उठा करके रख सकते हो। और इसमें ये भी कहा जा रहा है आपसे कि सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम कभी कभी मतलब एम्प्टी स्पेस में भी जाएगा। जैसे कि यहाँ पर अगर आप लेफ्ट साइड की फिगर देखो तो बीच में हमारे पास एम्प्टी स्पेस है, खाली जगह है, सब एक सीडी टाइप की चीज है, ये सीडी या डीवीडी टाइप की चीज। अब इसका सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो सेंटर ऑफ मास तो इसका खाली जगह पर है। जिस पॉइंट पर सेंटर ऑफ मास है वहां पर एक्चुअल में कुछ नहीं है, कोई मास नहीं है वहां पर। तो ये एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है कि आप एक इमेजिनरी पॉइंट दिखाते हो जहां पर कंसीडर कर लेते हो, मान लेते हो कि सारा का सारा मास इसी पॉइंट पर होगा, बट ये कहना गलत है। मैंने इसीलिए यहाँ पर आपको बताया कि एक्चुअल डेफिनेशन जो है वो ये है, रियल डेफिनेशन सेंटर ऑफ मास की यही है कि इट इज द एवरेज पोजीशन ऑफ टोटल मास ऑफ सिस्टम। जैसे राइट साइड वाली फिगर में एक आर्क है। अब इस आर्क का सेंटर ऑफ मास अगर हम फाइंड आउट करेंगे ना, अभी आगे इसको कैलकुलेट भी करेंगे, तो इस आर्क का सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं पर आता है।
तो सेंटर ऑफ मास उस आर्क पे तो प्रेजेंट नहीं है ना, कि आर्क पर तो कहीं भी नहीं दिख रहा वो आपको। तो यही चीज कहा जा रहा है दैट नॉट द एक्चुअल पोजीशन दैट रिजाइड ऑन द फिजिकल ऑब्जेक्ट। कोई जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर ही सेंटर ऑफ मास आपको मिले, उसके बाहर भी हो सकता है, खाली जगह पर भी जा सकता है ये। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ रहा है आपको, ये अलर्ट वाला पॉइंट, कि सेंटर ऑफ मास इसका रोटेशनल मैकेनिक्स में यूज है। मैं फिर बोल रहा हूँ आपसे, क्योंकि ये लोगों को समझ नहीं आता, ये बात लोगों को समझ में नहीं आती है कि ये क्या हो रहा है। जैसे मैं यहाँ पर बताऊँ रोटेशनल मैकेनिक्स में क्या प्रॉब्लम आने वाली है और सेंटर ऑफ मास की इंपॉर्टेंस क्यों बन जाती है वहां पर। जैसे कि यहाँ पर ये जो CD वाले फिगर है, CD वाली फिगर, अगर आप इस CD वाली फिगर पर एक फोर्स लगाओ, आप इस CD वाले फिगर पर एक फोर्स लगाइए और कह दें कि ये फोर्स कैपिटल F है और इस पूरे ऑब्जेक्ट का मास m है। तो अभी जस्ट पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने सिस्टम ऑफ अ पार्टिकल जब पढ़ा था, तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल में आपको ये बताया गया था कि अगर आप एक्सटर्नल फोर्स को बॉडी के मास से डिवाइड करते हो, एक्सटर्नल फोर्स, और डिवाइड कर दीजिए इसको बॉडी के मास से, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है। हाँ, तो ये एक्सेलरेशन आता है बॉडी की सेंटर ऑफ मास का। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्यों आपको आएगी और क्यों मतलब ज्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज क्यों होते हैं वहां पर, जिस पॉइंट को आप सेंटर ऑफ मास कह रहे हो वहां पर फिजिकली कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, कुछ है नहीं, वहां पर खाली जगह है वो। तो इस खाली जगह पे एक वर्चुअल पॉइंट की एक्सेलरेशन दिखाई जा रही है। अब यही बात कन्विंस करने में प्रॉब्लम होती है कि आप जिस चीज का एक्सेलरेशन निकाल रहे हो वहां पर कुछ है ही नहीं। मतलब एक इमेजिनेशन है कि फ्री स्पेस में एक पॉइंट है और वो पॉइंट ऐसे एक्सेलरेट हो रहा है, उस पॉइंट को आप टच नहीं कर सकते हो, उसको स्मेल नहीं कर सकते हो फिजिकली, जब वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो छुओ कहां से उसको। बट फिर भी न्यूटन लॉ जो है वो अजीब सा ही लॉ है, मतलब वो फिर भी आपको ये कहता है कि जो सेंटर ऑफ मास होगा हम उसी का एक्सेलरेशन निकालेंगे, वो चाहे रियल पॉइंट हो चाहे वो वर्चुअल पॉइंट हो। ये थोड़ा सा मतलब डिस्टर्ब करता है, मतलब हम लोग को भी अपने टाइम पर और समझने में काफी टाइम लगा कि यार ये कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पर न्यूटन लॉ के अंदर। ऐसे ही इस आर्क के ऊपर अगर आप फोर्स लगाओ, आर्क पर फोर्स लगाओ, तो आप फोर्स तो आर्क के ऊपर लगा रहे हो लेकिन एक्सेलरेट एक ऐसा पॉइंट कर रहा है जो आर्क पे है ही नहीं। एक ऐसा पॉइंट एक्सेलरेट हो रहा है, सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन निकाल रहे हो F/m, जो पॉइंट आर्क पे नहीं है। थोड़ा अजीब नहीं लगता सुनने में कि हमने बॉडी पर फोर्स लगाई लेकिन एक्सेलरेशन एक ऐसे पॉइंट की आ रही है जो बॉडी पे ही नहीं है, खाली जगह पर है। बट यही न्यूटन लॉ है, यही मैकेनिक्स का मेन पार्ट है और यही सेंटर ऑफ मास की इंपॉर्टेंस आती है फिर। आपको प्रॉब्लम समझ में आ रही है कि न्यूटन लॉ के साथ यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आने वाली है, कि एक ऐसे पॉइंट का एक्सेलरेशन जो बॉडी में ही नहीं है, बाहर है बॉडी से। यस सर। ये मतलब ये ध्यान रखना है, क्योंकि और इसमें आपको अगर ऐसा हो भी रहा है ना तो आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, बिकॉज ये एक लॉ दिया गया है, न्यूटन लॉ है, तो इसमें कोई हमें दिक्कत नहीं है। भाई न्यूटन का लॉ है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास खाली जगह पे है, हमें क्या करना है उससे, एक्सेलरेशन उसी पॉइंट का निकलेगा। चलिए, तो बट न्यूटन लॉ लगाने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास कौन सी बॉडीज के कहाँ पर होते हैं, उनकी लोकेशंस पता होनी चाहिए, तभी तो आप ये पता लगा पाओगे ना कि एक्सेलरेशन हमने कौन से पॉइंट का निकाला हुआ है यहाँ पर। तो इसके लिए कुछ डेरिवेशंस करेंगे। फिलहाल यहाँ पर सेंटर ऑफ मास फॉर द सिस्टम ऑफ पार्टिकल का ये जनरलाइज फॉर्मूला हो गया कि एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप ये लगाओगे, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट। इस पर मैं क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा क्योंकि ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आर्टिकल होते हैं। तो मतलब ये बेसिक वही फॉर्मूला है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। और यहाँ पर एक्सटेंडेड बॉडीज में अगर डिस्ट्रीब्यूटेड मासेस है हमारे पास, तो वहां पर ये जो समेशन वाला फॉर्मूला है, मतलब जहां पर ये समेशन लगा रहे हो, ये समेशन साइन को आप रिप्लेस करके इंटीग्रेशन बनाओगे, ये चीज हट जाएगी, यहाँ से इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा। तो वही वो रिजल्ट भी यहाँ पर लिखा गया है, इंटीग्रेशन ऑफ दिस एक्स इंटू डीएम। यहाँ पर डीएम मास ले लेंगे और यहाँ पर एक एक्स क्वांटिटी है और साथ में यहाँ कैपिटल एम टोटल मास है। मतलब जो डिनोमिनेटर में समेशन ऑफ एम आई था उसको टोटल मास कर दिया, न्यूमिनेटर में ये जो समेशन साइन था इसको हटा करके इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर दिया, ith पार्टिकल के मास की जगह डीएम यूज कर लिया और एक्स ith की जगह पर एक्स यूज कर लिया। ये इस तरीके से करके इसी को हम लोगों ने कैलकुलस के फॉर्म में रखा हुआ है।
तो x center of mass 1 divided by total mass integration of x into dm, similarly y and similarly z, जिसमें dm क्या चीज है, तो dm means a very small element of the object. ठीक है, अब इसको जरा अप्लाई करना बता दें आपको कुछ क्वेश्चंस में। और ये एलिमेंट आज पहली बार आप देखोगे ना, तो इस एलिमेंट को ध्यान से देखना, क्योंकि ये एलिमेंट लेने का जो प्रोसेस है वो यहाँ से लेकर के और ग्रेविटेशन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक में, हर जगह काम आएगा तुम्हारे। देखिए, अच्छा ये कुछ इंटीग्रेशन के फॉर्मूले ऐसे ऐड कर दिए हैं ताकि आप न्यूमेरिकल लगाओ तो उसमें हेल्प हो जाएगी। कुछ इंटीग्रेशन के फॉर्मूले देखो, यहाँ पर क्या करना होता है, गाइडलाइंस के साथ में है सब कुछ। मतलब आपको पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है तो आपको क्या करना चाहिए, स्टेप 3 स्टेप्स में डिवाइडेड है। स्टेप नंबर 1, आपको चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना पड़ेगा, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को चूज करोगे। स्टेप नंबर 2 पे आप आइडेंटिफाई करोगे डीएम मास को, मतलब कि उसमें एलिमेंट चूज करेंगे। और स्टेप नंबर 3 पर, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आपको अपना इंटीग्रेशन का वेरिएबल समझना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में क्या चीज इंटीग्रेट होने वाली है। तो में से कई सारे लोग ये बोल तो देते हो कि हम इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन उनको यही नहीं पता होता है कि क्या इंटीग्रेट करोगे, क्या लिमिट होगी उसकी। क्योंकि ये आप टीचर्स का देखते रहते हो कि भाई वो बोर्ड पर इंटीग्रेट कर देते हैं, तो आपके अंदर कंसेप्ट क्या बनता है कि अच्छा ठीक है हम इंटीग्रेट कर लेंगे, बट आपको खुद नहीं पता होता कि इंटीग्रेट करना क्या है। इंटीग्रेट करने का जो फंक्शन है वो बनेगा कैसे। फिजिक्स में इंटीग्रेशन और मैथ्स के इंटीग्रेशन में फर्क है। मैथ में आपको फंक्शन बना बनाया मिल जाता है कि ये रहा फंक्शन, इसको इंटीग्रेट करो। फिजिक्स में उस फंक्शन को भी बनाना पड़ता है आपको। पहले तो आप फंक्शन की सेटअप करोगे, कौन सा फंक्शन है जिसको इंटीग्रेट करना है। ये फर्क है मैथ और फिजिक्स में। और यही पॉइंट आपसे मैंने एडवाइस के फॉर्म में लिखा है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इसलिए है कि यहाँ पर आप सेटअप करते हो फंक्शन को जिसको आप इंटीग्रेट करने वाले हो। इसको हल्के में ना लीजिएगा, बता रहे हैं। ये यहां से लेकर के फिजिक्स में जितनी बार इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी आपको, वहां पर एक प्रॉब्लम यही है। और आप लोग ना इसको बहुत लाइट लेते हो, मतलब आप क्या, मतलब सारे बच्चे लाइट ही लेते हैं इसको यार, कि यार ये ठीक है, तो हमको आता ही है। और फैक्ट है कि यही नहीं आता आपको। फैक्ट ये है कि लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, इसके बारे में आप इग्नोर करते हो, मतलब इसको हल्के में लेते हो। इंटीग्रेशन का वेरिएबल क्वांटिटी क्या है ये आपको पता नहीं होता, ठीक है ना। मैथ से कंपेयर मत करिएगा, मैथ सीधा सीधा होता है। मैथ में तो इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, ये लिखा है। अब इंटीग्रेशन के अंदर फंक्शन पहले से लिखा हुआ है, तो ये तो आपका रटा रटाया फॉर्मूला है। लेकिन ये फंक्शन आया कहां से, ये आपका फिजिक्स का पार्ट है। कॉस स्क्वायर ए एक्स डी एक्स अगर फंक्शन बना तो ये फंक्शन कैसे बनेगा, ये पार्ट आपका फिजिक्स का है। तो इसके लिए ध्यान रखना यहाँ पर भी। और जब आप कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करोगे तो वहां पर एक एडवांटेज ले सकते हो, अभी बता रहे कैसे लेना है। यू कैन टेक द एडवांटेज ऑफ द फैक्ट दैट द सेंटर ऑफ मास ऑफ एनी सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अभी बता रहे इसको कैसे कर रहा हूँ। और यहाँ पर भी एक पॉइंट है थोड़ा सा, उसको भी अब थोड़ा सा वेट करो, इसके लिए भी एक दो क्वेश्चंस के बाद इस पे भी आएंगे कि यहाँ पर क्या मतलब है। बट फिलहाल अभी जब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आप ये 3 स्टेप्स अपने माइंड में बिठाएंगे। और अगर ये 3 स्टेप तुमने कर लिए तो सेंटर ऑफ मास निकालना तुम्हें आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में जाकर के आप इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना सीख जाओगे, क्योंकि यही 3 मेन स्टेप होते हैं हमेशा। मतलब प्रोसेस तीनों का एक ही है। तो पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करना है, फिर डीएम को चूज करना है, और फिर अपना वेरिएबल क्या है, फंक्शन क्या है, ये सब समझना है। चलिए देखते हैं। एक एग्जांपल ले रहे हैं रॉड वाला, और केयरफुली देखना इसको बता रहे, क्योंकि मैं फिर बार बार आपसे कह रहा हूं कि ये एक बार डिस्कस होगा, अगले कई चैप्टर्स में हेल्प करेगा तुम्हें। तो सबसे पहले थिन रॉड का यहाँ पर स्टेप बाय लिखा भी है इसमें क्या करना है। देखो, फर्स्ट थिंग यू विल डू इज चूज एन ओरिजिन। क्योंकि हम लोग आमने सामने नहीं बैठे हैं इसलिए इस तरीके से करना पड़ रहा है आपको, अदरवाइज मैं आपको बोर्ड पे ही करके दिखाता कि क्या करना है। मतलब पहला चीज आपको करना है, तो अगर आप पेन पेपर लेके बैठे हो तो पहली चीज आपके माइंड में ये आनी चाहिए कि मुझे एक ओरिजिन चूज करना है। अब जब ये माइंड में आएगा ना कि ओरिजिन चूज करना है, तो ओरिजिन कहां पर चूज करोगे, उसका आंसर है, उसके भी आंसर है, क्योंकि आपके मन में ये ख्याल आएगा कि ओरिजिन कहां पर ले ले, तो उसका भी आंसर पहले से लिखा हुआ। यू कैन पिक योर ओरिजिन एनी वेयर यू वॉन्ट। आपको इस रॉड के मिड पॉइंट पर ओरिजिन मानना है, क्योंकि ये भी मेरे
एक्सपीरियंस किया है कि स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर अगर हम x इक्वल टू 0 यहाँ ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग बीच में क्यों x इक्वल टू 0 ले रहे हैं, हम लोग b वाले पॉइंट को ओरिजिन क्यों नहीं मान रहे, हम लोग a को ओरिजिन क्यों नहीं मान रहे। भाई आप जिसको मानना चाहो मान लो, फ्रीडम है आपकी, आपको जहां ओरिजिन चूज करना है वहां करो, कोई मना नहीं करने वाला है। आपको मिडिल में मानना है मिडिल में मान लो, एंड पे मानना है एंड पे मान लो, चॉइस आपकी। मतलब इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैं पॉइंट ए को चूज कर रहा हूँ x इक्वल टू 0, बट ये मैं फिर बोल रहा हूँ ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपका ना मन करे आप सेंटर पे x इक्वल टू 0 मान लो, और इसी हिसाब से लिमिट्स वगैरह बदल जाती हैं। ये प्रॉब्लम तुम लोगों ने कई बार फेस की होगी, आप बोलो चाहे ना बोलो, लेकिन 100% मैं श्योर हूँ कि इस टाइप की प्रॉब्लम हमेशा फेस की होगी कि यार ये फंक्शन कैसे बन गया, इसमें इंटीग्रेशन की लिमिट ये क्यों आ रही है। इस तरीके के डाउट मन में हमेशा आए थे। हम लोग को तो आते थे, मतलब जब हम लोग स्टूडेंट के टाइप के थे हम लोग को ये क्वेश्चन हम लोग को बहुत डिस्टर्ब करते थे कि यार ये ओरिजिन यहाँ क्यों ले लिया, वहां क्यों नहीं लिया, लिमिट कैसे बदल दी, लोअर लिमिट अपर लिमिट कैसे डिफाइन की गई है। अब आप लोगों को पता नहीं कभी ये प्रॉब्लम आई कि नहीं है, बट मेरे को तो या और बाकी स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा आती है ये चीज, इसीलिए थोड़ा सा हमने ध्यान देने की कोशिश की है। तो a को हम x इक्वल टू 0 मानेंगे, ऑब्वियसली b वाला पॉइंट हमारा x इक्वल टू l हो गया। ये एक रॉड है जिसका मास हम m मानेंगे और लेंथ इसकी l मान लेंगे। तो ये स्टेप ध्यान रखना, ओरिजिन पर कोई आपका बाउंडेशन नहीं है, जहां मन करे वहां चूज कर लीजिए, आंसर सेम आएगा। उसके बाद स्टेप नंबर 2 आ गया, मतलब यही 3 स्टेप थे। देखिए पहला स्टेप पूरा हो गया, दूसरा स्टेप आप डीएम चूज करेंगे, बट उसके पहले आपने रॉड को एक्स एक्सिस मान लिया और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को वाई एक्सिस मान लिया। अब आप डीएम चूज करो, तो डीएम इसमें क्लियर है कि रॉड के केस में हम एक छोटा सा पार्टिकल चूज करेंगे, इसका एक छोटा सा टुकड़ा चूज करेंगे जो कि ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस पे होगा और फर्दर उसकी dx लेंथ होगी। तो ओरिजिन से x डिस्टेंस पे और फर्दर उसकी लेंथ dx, और इसे छोटे से टुकड़े को आप नाम दोगे यहाँ पर dm। अब इसको कैलकुलेट भी करोगे, dm की क्या वैल्यू बनेगी यहाँ पर, तो वो यहाँ से आएगा टोटल मास और टोटल लेंथ से निकालोगे। अगर टोटल लेंथ l के करस्पॉन्डिंग टोटल मास m है और ये यूनिफॉर्म रॉड है, तो मास पर यूनिट लेंथ निकालना होगा आपको, मास पर यूनिट लेंथ, और मल्टीप्लाई करो इसको dx लेंथ के करस्पॉन्डिंग, यानी dm की वैल्यू। ठीक है। अब यहाँ पर भी एक पॉइंट है जो कंफ्यूजन है, क्योंकि मैंने सबके साथ तो नहीं होता लेकिन कुछ लोग ऐसा मैंने देखा है कि वो डीएम को ना रॉड के बिगिनिंग में ही मान लेते हैं या डीएम को रॉड की एंड पर मान लेते हैं। तो उसके बारे में भी आपको एक मेरी एडवाइस है कि इसको किसी आर्बिट्री प्लेस पर मानना। कभी भी आप डीएम चूज करें तो ओरिजिन पर नहीं चूज करना है और एंड पर नहीं चूज करना है। ये सब कुछ बेसिक चीजें हैं जो कैलकुलस में आपको काम आएगी, फिजिक्स में पर्टिकुलरली। कैलकुलस एंड फिजिक्स जब लगती है तो उसमें ये कुछ बातें ध्यान रखने वाली होती है कि एक ओरिजिन की चॉइस आपकी है, डीएम जो चूज करोगे वो कभी भी ओरिजिन और एंड पे नहीं चूज करना होता, बीच में कहीं रखना होता है उसको। तो जब हमारा स्टेप नंबर 2 पूरा हो गया, अब स्टेप नंबर 3 पे आते हैं जो क्रूशियल स्टेप है, इंपॉर्टेंट स्टेप। सबसे पहले तो ये है, सबसे पहले आप इसमें ये बताओ कि इंटीग्रेशन का वेरिएबल क्या है, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है और आपका फंक्शन क्या है। 3 चीजें। वेरिएबल x होगा, लिमिट 0 से l होगी। हाँ, क्योंकि ये अगर इतना बिल्कुल अगर इतनी परफेक्शन के साथ आप करोगे ना, तो मेरी ट्रस्ट मानो खुद से तुम्हारा न्यूमेरिकल कभी गलत नहीं होगा। हम लोग तो करके दे देंगे, लेकिन अगर आप खुद से भी करना चाहोगे ना तो कभी गलत नहीं कर पाओगे अगर ये स्टेप फॉलो कर रहे हो। तो वेरिएबल यहाँ पर क्लियर है कि वेरिएबल क्वांटिटी यहाँ पर x आ रही है, x इज द वेरिएबल क्वांटिटी। अब सब कुछ हो गया, इसके बाद आपको बस ये रिजल्ट लगाना है। ये रिजल्ट कहाँ गया वो, ये 1 अपॉन कैपिटल M एंड इंटीग्रेशन के अंदर x इंटू डी एम, 1 बाई कैपिटल M इंटीग्रेशन ऑफ x डी एम। बस अब लगा दीजिए, फॉर्मूला आ जाएगा आपका आंसर। तो लगा देते हैं यहाँ पर फॉर्मूला। यार x कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का निकालना है, तो इट इज 1 डिवाइडेड बाय टोटल मास इंटीग्रेशन ऑफ दैट वेरिएबल x, और dm को रिप्लेस कर दो। यहाँ पर dm को रिप्लेस करके आप m बाई एल डी एक्स कर दीजिए। लिमिट्स आपने पहले पता लगा ली हैं, 0 से l तक की जा रही है, तो 0 टू l। अब इसका आंसर ले आओ, सिंपल सा आंसर आएगा इसका, अगर देखोगे तो सिंपली l/2 आ जाएगा इसका आंसर। और एक्सपेक्टेड भी था, यूनिफॉर्म रॉड है तो इसका सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पे आने भी चाहिए था, पहले से ही एक्सपेक्टेड था। बट इस एग्जांपल को लेने का पर्पस मेरे को ये प्रूव करना नहीं था कि सेंटर ऑफ मास l/2 पे आता है,
पर्पज ये नहीं है मेरा। पर्पज मेरा ये था इस एग्जांपल को लेने का कि आपको ये दो तीन बातें समझाई जाए कि ओरिजिन की चॉइस हमारी होती है, कोऑर्डिनेट एक्सेस की चॉइस हमारी होती है, डीएम एलिमेंट जो लेना होता है वो कभी भी ओरिजिन और एंड पर नहीं लेना होता है, बीच में कहीं रखना होता है, और उसके अकॉर्डिंग अपने वेरिएबल को पहचानना पड़ता है आपको, उस हिसाब से लिमिट रखोगे। तो ये सीक्वेंसिंग ऐसे रखना है। जरा एक और एग्जांपल दिखा रहे हैं यहाँ पर, देखो ये नॉन यूनिफॉर्म रॉड का है। अब इसको इस क्वेश्चन को करना है, ये ऑलरेडी जेई में आ भी चुका है। इसमें कह रहे हैं कि जो लीनियर मास डेंसिटी है, लीनियर मास डेंसिटी का मतलब होता है, लीनियर मास डेंसिटी का मतलब मास ऑफ यूनिट लेंथ, इसको बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। तो यहाँ पर कह रहे हैं मास ऑफ यूनिट लेंथ जो है वो वेरीज लीनियरली फ्रॉम ए टू 2a, फ्रॉम एंड ए टू एंड बी। ठीक है जी, मतलब इसकी पूरी लेंथ को L मान लेते हैं, टोटल लेंथ L है, तो लीनियर मास डेंसिटी यानी मास ऑफ यूनिट लेंथ लीनियरली वेरी कर रहा है फ्रॉम वैल्यू ऑफ स्मॉल a टू द वैल्यू ऑफ 2a। अब इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? तो हमारे देखो, आप अच्छा फेस टू फेस नहीं है, अदरवाइज मैं आपको और भी चीजें समझाता, लेकिन ट्रस्ट करो, जब आप प्रैक्टिस पार्ट पे हो गए अपने, जब प्रैक्टिस कर रहे हो, तो मेरी एडवाइस मान लीजिए आप ये 3 स्टेप्स फॉलो करें, 2-3-4 क्वेश्चन हो जाने के बाद तुम्हें ये चीज अपने आप याद हो जाएगी। तो मैं, सर हाँ जी, सर इसमें सेंटर पे ले लेंगे इसका ओरिजिन, कोई और जरूरी नहीं है, मैं कह रहा हूँ वो आपकी नहीं चॉइस नहीं है। फिर उससे सिंप्लिसिटी हो जाएगी, -a/2 से अब a/2 ये कर पता देंगे। नहीं, ये पता नहीं कि सिंप्लिसिटी होगी कि नहीं होगी, मुझे नहीं पता, यही तो प्रैक्टिस का पार्ट है। ये हम पहले से कैसे कह देंगे कि सेंटर पे ओरिजिन मानने से हमको सिंप्लिसिटी होगी? ये नहीं हो सकता ना। अब इसके लिए क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़िए, जो लीनियर मास डेंसिटी है वो वेरीज लीनियरली, तो वो लीनियर वेरिएशन उसका कहां से हो रहा है? उसका लीनियर वेरिएशन कौन से पॉइंट से दिया जा रहा है आपको? ए सेंटर से से दिया ए जा रहा से है ये। हाँ, तो फिर ए से ए को ओरिजिन मानना फायदेमंद है यहाँ पर, इसी की प्रैक्टिस कह रहा हूं आपको। भाई हम तो बहुत बेसिक्स पे चलते हैं यार, हमको पता है ना कि हम लोग जब डाउट सेशंस होते हैं लोगों के, उनके जो डाउट्स देखते हैं हम लोग, तो पता चलता है यार कि हम कुछ ज्यादा ही पढ़ा रहे हैं। उनका बेसिक डाउट तो यही पर था कि इसको ओरिजिन कहाँ ले ले। तो ओरिजिन आपको इस क्वेश्चन में तो ए पे ही लेना पड़ेगा, वो इसलिए क्योंकि जो लीनियर मास डेंसिटी का वेरिएशन दिया गया तुमको, वो ऑलरेडी आपको एंड ए से दिया जा रहा है। तो इसमें बीच में ओरिजिन मानना मतलब प्रॉब्लम को डिफिकल्ट करने के बराबर है। कुल मिला के मेरा ये है, हो तो जाएगा बट डिफिकल्ट हो जाएगा क्वेश्चन। तो स्टेप नंबर 1 पूरा हो गया। स्टेप नंबर 2 था डीएम। तो यहाँ पर एक एलिमेंट चूज करेंगे डीएम, जो पॉइंट ए से कुछ एक्स डिस्टेंस पे जाएंगे और डीएक्स का होगा। स्टेप नंबर 2 सर जी बताएं। सर ये फ्रॉम a to 2a का सर मतलब a to a ये कौन सा? लीनियर मास डेंसिटी की वैल्यू है। स्मॉल ए अच्छा इज द वैल्यू ऑफ लीनियर मास डेंसिटी की। लीनियर मास डेंसिटी की वैल्यू ए थी और लीनियर मास डेंसिटी की वैल्यू 2a हो गई जब हम कैपिटल ए से कैपिटल बी तक गए। फ्रॉम ये अलग चीज है, फ्रॉम ए टू बी, मतलब एक तरीके से ये कह सकते हो कि एट पॉइंट ए, यहाँ पर एट पॉइंट ए एलएमडी मतलब लीनियर मास डेंसिटी, ये ए है, और जब हम बी पॉइंट पे चले गए तो लीनियर मास डेंसिटी की वैल्यू 2a हो गई। ये इस स्टेटमेंट का मतलब हो रहा है। अभी क्लियर हुआ कि नहीं अभी? यस सर। ओके, तो अब ये बताओ आप डीएम कितना होगा यहाँ पर? क्योंकि हमको ये तो पता है कि एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैं 1/, टोटल मास करूंगा, 1 डिवाइडेड बाय टोटल मास और इंटीग्रेशन के अंदर एक्स डीएम। कहना बहुत आसान है कि इंटीग्रेशन कर लेंगे, मैं बता रहा हूँ एक स्टूडेंट के लिए ये कहना बहुत आसान है कि ठीक है सर इसमें तो इंटीग्रेशन करके मेरा आंसर आ जाएगा, लेकिन जरा उसको पेन पेपर लेके बैठो तो एक बार समझ आएगा कि कितना आंसर आएगा। अब इसमें डीएम क्या है? तो डीएम की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई? डीएम मतलब इस डीएक्स पोर्शन का मास ऑफ द डीएक्स पोर्शन। तो इसके लिए तुमको ना पहले लीनियर मास डेंसिटी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मतलब सबसे पहले आपको फंक्शन ऑफ लीनियर मास डेंसिटी बताओ क्या होगा। और यही मैं आपसे कह रहा था कि यही क्रूशियल पार्ट है, क्योंकि जहां पर आपको फंक्शन सेटअप करना पड़ता है। सर ax/l + a।
हाँ तो हाँ, अब इसके लिए कह सकते हो कि लीनियर वेरिएशन है, मतलब वो एक लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए, लीनियर इक्वेशन बननी चाहिए, जिस लीनियर इक्वेशन की इनिशियल वैल्यू स्मॉल ए होगी और फाइनल वैल्यू 2a होगी। तो ये चीज a प्लस, मैं बता रहा हूं आपका आंसर क्या आएगा, a प्लस ए डिवाइडेड बाई एल इंटू एक्स। एक बार वेरीफाई कर लेना, मतलब लीनियर मास डेंसिटी x का यस सर। लीनियर इक्वेशन बनना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है वेरीज लीनियरली, और x इक्वल टू 0 पर उसकी वैल्यू a होनी चाहिए और x इक्वल टू l पर उसकी वैल्यू 2a होनी चाहिए। तो इस फंक्शन में अगर आप देखो तो x इक्वल टू 0 पुट करने पर लीनियर मास डेंसिटी स्मॉल a आएगा, और x इक्वल टू l पुट करोगे तो लीनियर मास डेंसिटी की वैल्यू 2a आएगी, और ये एक लीनियर इक्वेशन भी है। तो ये हमारा फंक्शन आया इसका। और फिर dm जो है वो इस dx पोर्शन का मास है, तो dm विल बी दिस लेंथ dx मल्टीप्लाइड बाय ये जो लीनियर मास डेंसिटी यानी कि मास पर यूनिट लेंथ है, यानी कि a प्लस a बाई एल इंटू एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स, ये हमारे लिए dm की वैल्यू है। और अब हम यहाँ पर पुट करेंगे इसको 1 अपॉन कैपिटल M इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दिस x, dm की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो dm की वैल्यू a प्लस ए बाई एल इंटू एक्स इंटू डी एक्स, और हमें पता है कि लिमिट 0 से l तक की है। अब इसके आगे मैथमेटिक्स काम करेगी। सर 5l/9 है क्या आंसर? हाँ जी ठीक है, और अभी कैपिटल M और निकालना है इसमें, क्योंकि इस क्वेश्चन में कैपिटल M नहीं दिया हुआ है आपको ऑल्सो, मतलब वो भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कैपिटल M कैसे निकालेगी, कैपिटल M का मतलब टोटल मास, तो ये चीज भी निकालनी पड़ेगी। अरे कैपिटल M मतलब टोटल मास की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, तो उसके लिए आप सिर्फ dm को इंटीग्रेट कर दो, यानी कि यहाँ पर सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ dm करेंगे, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ dm करो a प्लस ए बाई एल एक्स इंटू डी एक्स, और ये लिमिट आपकी 0 से l तक की चली जाएगी। तो यहाँ से कैपिटल M उसको डिनोमिनेटर में लाना पड़ेगा। दो इंटीग्रेशन करने एक्चुअली, एक इंटीग्रेशन यहाँ पर x सेंटर ऑफ मास के लिए करना है, और एक इंटीग्रेशन कैपिटल M को निकालने के लिए करना है। ये दो इंटीग्रेशन है। इसके बाद फाइनल वैल्यू बताए क्या आती है दोनों इंटीग्रेशन करने के बाद। अभी इसने आंसर, हालांकि आंसर बता दिया अभी इन्होंने, वही आंसर है। फाइनली जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये टोटल x सेंटर ऑफ मास की जो वैल्यू बनेगी वो 5/9 इंटू कैपिटल L। बोले क्लियर है इसमें भी? सर ये फंक्शन कैसे आया? फंक्शन तो इससे आ रहा है बच्चा, मैथ्स के हिसाब से है वो। फिर मैं बोलो लीनियर इक्वेशन है तो वो mx प्लस सी टाइप की होनी चाहिए ना, कुछ लीनियर इक्वेशन है तो अगर mx प्लस सी टाइप कांस्टेंट टाइप होना चाहिए, और उसका वेरिएशन a से 2a हो रहा है ओवर अ डिस्टेंस ऑफ l। तो जैसे आप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके स्लोप निकालते हो, वैसे हमने यहाँ पर a बाई एल उसकी एक तरीके से स्लोप निकाली है, मतलब उसके चेंज होने का रेट निकाला है। अब ये तो फिर यहाँ पर अगर इसमें दिक्कत है तो फिर ये एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम हुई कि हमें इक्वेशंस कैसे बनाई जाती हैं। और मैं कह रहा हूँ कि देखो इसमें हम हेल्प कर देंगे, मान लो इस एग्जांपल में हेल्प कर देंगे बच्चा, लेकिन बात मानो यही सबसे खतरनाक पार्ट है इस क्वेश्चन का, इक्वेशंस बनाना, इंटीग्रेशंस करना, फंक्शंस को तैयार करना। तो थोड़ा टाइम लो, थोड़ा टाइम लो आप इस लाइन के ऊपर अपने आप। बता सकता हूँ मैं इमीडिएटली, लेकिन फायदा कुछ नहीं होगा उसका भी, अगले क्वेश्चन में फिर फंस जाओगे। सर इस लाइन को समझो आप, लीनियर मास डेंसिटी ये एक फंक्शन है, और वो फंक्शन ऐसा है जो लीनियरली, मतलब 1 डिग्री की इक्वेशन बनेगी वो, जिस इक्वेशन में इनिशियल वैल्यू a आनी चाहिए और फाइनल वैल्यू 2a आनी चाहिए ओवर अ लेंथ ऑफ कैपिटल L। ये इस पूरे इंफॉर्मेशन से बन रहा है ये चीज, a प्लस ए सर बाई एल इंटू एक्स। हाँ जी सर ये तो पहले ही से दिया हुआ स्टेटमेंट है कि लीनियर मास डेंसिटी है, मतलब मास डेंसिटी पहले दे के रखी है इन्होंने, तो सर ये a इंटू एक्स होगा ना, a बाई एल इंटू एक्स क्यों होगा? अरे यार सब वेरी कर रहा है। मास डेंसिटी के टाइप होते हैं ना, एक वॉल्यूम डेंसिटी होती है, एक सरफेस डेंसिटी होती है। लीनियर मास डेंसिटी में वो जो लीनियर वर्ड है वो इक्वेशन के लिए नहीं है। लीनियर मास डेंसिटी का मतलब डेंसिटी ऑफ मास पर यूनिट लेंथ निकाली जा रही है। तो पहला लीनियर वर्ड लेंथ को लेकर के है, क्योंकि वैसे डेंसिटी हम निकालते हैं तो मास अपन वॉल्यूम से निकालते हैं ना। अगर आपको किसी जी मटेरियल की डेंसिटी निकालनी है भाई, तो क्या करो, तो वो सर उस भाई चीज को क्लेरिफाई कर रहा है कि हम मास अपॉन वॉल्यूम वाली डेंसिटी नहीं है, ये मास अपॉन लेंथ वाली डेंसिटी है। ये उसको क्लेरिफाई करने के लिए दिया गया लीनियर मास डेंसिटी।
ठीक है सर। और जो दूसरा वर्ड है कि वेरीज लीनियरली, ये मैथमेटिकल इक्वेशन निकालने के लिए है कि जो इक्वेशन आएगी वो एक लीनियर इक्वेशन बननी चाहिए, पॉलिनोमियल नहीं बन सकता है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन सकती है। ये इस चीज के लिए बताया जा रहा है तुम्हें, सेकंड वाला। अभी क्लियर हुआ तो आगे बढ़े फिर बताओ। जी सर। अच्छा, ध्यान है ना, क्योंकि हम पहले आपको बता चुके हैं कि प्रॉब्लम दिक्कत तुम्हें यहीं पर आने वाली है। ट्रायंगुलर प्लेट का कैसे निकालेंगे यार? एक राइट एंगल ट्रायंगुलर प्लेट का अगर मान लो निकालना हो, हालांकि इसको सेंट्रॉइड पे होता है सर। सेंट्रॉइड पे होता है, इसको आप चाहो तो डिराइव करें या चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। ये एक यूनिफॉर्म राइट जो ट्रायंगल है उसका सेंट्रॉइड ही सेंटर ऑफ मास आएगा। बट इसको प्रूफ कैसे करेंगे, इसको मैं जानबूझ करके लिया है ताकि इसको प्रूफ भी करना है। और मैं प्रूविंग सर दूसरे, आवाज कट रही है आपकी। अच्छा एक सेकंड, एक सेकंड, अभी आ जाएगी। मुझे इसका प्रूफ लेना है, बताएंगे आप क्यों? अभी आ रही वॉइस, क्लियर आ रही होगी भी? यस सर आ रही। हाँ, मैं प्रूफ दूसरे पर्पज से कराना चाहता हूँ। मुझे पता है सेंटर ऑफ मास, क्योंकि अगले लेक्चर में आप इसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे, तब भी यही काम करोगे, प्रोसेस तब भी यही रहेगा ना। तो इसमें क्या करेंगे, सुनो, इसमें आपको ना प्रूफ करने के लिए क्या करो, आप इसमें एक 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 पहला स्टेप जो होगा मेरा, पहला स्टेप फॉलो करेंगे। तो पहले स्टेप के हिसाब से हम क्या करने जा रहे हैं, एक ओरिजिन चूज करेंगे। तो हम इसके किसी एक वर्टेक्स को ओरिजिन मानेंगे। स्टेप नंबर 1 फॉलो कर रहा हूं अपना। उसके बाद यहाँ पर हमने इसको एक एक्स एक्सिस मान लिया और एक वाई एक्सिस मान लिया, इस तरीके से। ये मेरा पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप था डीएम चूज करना। तो डीएम चूज करने के लिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसके अंदर से एक स्ट्रिप चूज कर रहे हैं। ट्राइंगल के अंदर से एक पतली सी स्ट्रिप मान लेंगे, वो स्ट्रिप हमारे लिए डीएम का काम करेगी। और ये स्ट्रिप ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस पे होगी और इसकी हॉरिजॉन्टल विड्थ dx होगी। तो ये जो स्ट्रिप है, नैरो स्ट्रिप, यही आपके लिए डीएम का काम करने वाला है। देखिए, अभी आपने कहा सेंट्रॉइड पे होगा, मैं मानता हूं सेंट्रॉइड पे होगा अगर ये यूनिफॉर्म होगा। बट मान लो एग्जामिनेशन में अगर ये नॉन यूनिफॉर्म आया, तब तो आपको ये प्रोसेस दिखाना ही पड़ेगा ना वहां पर। जैसे यहाँ पर यूनिफॉर्म रॉड था तो मुझे पहले से पता था कि L/2 है, लेकिन फिर भी हमने इसलिए डिराइव किया था क्योंकि अगला क्वेश्चन जो मैंने नॉन यूनिफॉर्म का जब लिया, तब भी आपको प्रोसेस वही करना है। अब इसका तो आप डायरेक्ट देख के तो नहीं बता सकते थे कि 5/9L आएगा, ऐसे ही। इसलिए थोड़ा सा ये कंसेप्ट जानना जरूरी है कि ये आएगा कहाँ से। तो आपने एक स्ट्रिप चूज करोगे, ये स्ट्रिप आपका डीएम के फॉर्म में हुआ। अब आगे बढ़ने से पहले इसे डीएम की वैल्यू निकालेंगे, कितनी होगी डीएम की वैल्यू। तो ये यूनिफॉर्म ट्रायंगल है, अगर यूनिफॉर्मिटी है तो डीएम कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो डीएम का कैलकुलेशन करो आप, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, यानी कि मास पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ स्ट्रिप, जो डीएम को डिनोट कर रही है। प्रोसेस ये रहेगा आपका। और टोटल मास बाय टोटल एरिया, ये सब कैसे निकालेंगे। तो अगर हमारा टोटल मास कैपिटल M है तो टोटल एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल विल बी हाफ AB इनटू एरिया ऑफ द स्ट्रिप। ये स्ट्रिप ऑलमोस्ट एक रेक्टेंगल के फॉर्म में है। इस स्ट्रिप की हाइट कैलकुलेट करनी पड़ेगी आपको कि इसकी हाइट h कितनी होगी, हाइट ऑफ द स्ट्रिप। तो हाइट उसकी h मान करके और उसकी विड्थ dx ले से उसको मल्टीप्लाई करेगी, h dx। हालांकि ये परफेक्ट रेक्टेंगल नहीं बनेगा, अगर आप देखोगे तो परफेक्ट रेक्टेंगल नहीं बनेगा। ऊपर यहाँ पे छोटा सा एक ट्रायंगुलर पोर्शन बनेगा, बट उस छोटे से ट्रायंगुलर पोर्शन को अवॉइड कर दे अगर, तो बाकी का पोर्शन लगभग रेक्टेंगल जैसा बन जाएगा ये h dx। और h हम इस यहाँ से निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से, E/ax। tan थीटा से। हाँ, मतलब tan थीटा अगर आप देखोगे तो tan थीटा एक तो आप h/x भी लिख सकते हो और tan थीटा की वैल्यू b/a भी लिख सकते हो। तो h को रिप्लेस करोगे b/a मल्टीप्लाइड बाई x के थ्रू। तो यहाँ पर वो पूरी वैल्यू बन जाएगी 2m डिवाइडेड बाई ab इंटू h को रिप्लेस कर दीजिए, h की जगह b/a इंटू x। अब आपका dm तैयार हो गया, फंक्शन तैयार हो गया। अब यहाँ पर हो सकता है क्वेश्चन में आपको ये कह दिया जाए कि भाई मास अपॉन एरिया जो है ना, मास पर यूनिट एरिया, ये खुद एक वेरिएबल क्वांटिटी है। हो सकता है क्वेश्चन में इसका फंक्शन दिया जाए तुम्हें कि मास पर यूनिट एरिया का भी एक फंक्शन दिया गया है।
तो एच डी एक्स के साथ यहाँ पर भी जो आपका फंक्शन न्यूमेरिकल में दिया जाएगा वो फंक्शन यूज कर लेंगे। इसलिए मैं थोड़ा सा डेरिवेशन दिखा दे रहा हूँ। अब इसके आगे एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का निकालने के लिए हम लगाएंगे 1/m इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स इंटू डी एम, और y कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का निकालने के लिए आप लगाओगे 1/M इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी एम। अब यहाँ पर उस पॉइंट का यूज है, यहाँ पर एक पॉइंट हमने छोड़ा था, उसके लिए मैंने कहा था वेट करो, ये उसका एप्लीकेशन पार्ट है कि जो आपका डीएम है, डीएम इट कैन बी अ पार्टिकल, कैन बी सम स्ट्रिप, समटाइम्स इट कैन बी अ रिंग, कैन बी अ डिस्क, इस तरीके से लेते जाओगे आप। और ये सिर्फ यहीं पर नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी यही काम होगा कि डीएम जो है वो कभी कभी पार्टिकल के फॉर्म में होता है, कभी स्ट्रिप के फॉर्म में होता है, कभी रिंग के फॉर्म में होता है, कभी डिस्क के फॉर्म में होता है। वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो यहां पर आपसे ये कहा जा रहा है कि जब डीएम इटसेल्फ हैज सम साइज, मतलब कि वो पार्टिकल छोड़ करके कुछ और है। मतलब अगर आपका डीएम कोई स्ट्रिप है, डीएम कोई रिंग है, डीएम कोई डिस्क है, उस केस में एक्स वाई जेड अपीयरिंग इनसाइड द इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट्स पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द डीएम। अभी बता रहे क्या मतलब है इसका, किसकी बात कर रहे हैं आपसे? एक्स वाई जेड appearing inside the integration represents position of center of mass of dm। समझाते हैं यहां पर, जैसे ये यहां पर हमारा dm एक स्ट्रिप के फॉर्म में है, dm एज स्ट्रिप है यहां पर। तो ये जो इंटीग्रेशन के अंदर वाले की बात हो रही है, इनसाइड इंटीग्रेशन, यहां पर जो x है और यहां पर जो y है, इनको क्या रिप्लेस करा जाए? इस x और y को क्या रिप्लेस करेंगे? आप समझना, सुनना ध्यान से। तो 1/M इंटीग्रेशन के अंदर जो इनसाइड इंटीग्रेशन में x और y है, इन्हीं के बारे में हमने बात की है आपसे। ये चीज इनसाइड द इंटीग्रेशन, इनके बारे में बात कर रहा हूं कि ये पोजीशंस हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ डीएम की। तो जो हमारा डीएम है, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? अगर हम बात करें, ये जो डीएम है, अगर वो स्ट्रिप के फॉर्म में है, रेक्टेंगल के फॉर्म में है, तो इसका खुद का सेंटर ऑफ मास तो इसकी h/2 डिस्टेंस पे होगा। मतलब यहां कहीं पर सेंटर ऑफ मास ऑफ डीएम आएगा। अब बताइए इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? जो डीएम का सेंटर है उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, डीएम के सेंटर का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कह रहे हैं। जो डीएम स्ट्रिप है उसके मिड पॉइंट के लिए एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू और उसके मिड पॉइंट के लिए वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू। तो एक्स कोऑर्डिनेट को तो फिलहाल एक्स ही रखा जाएगा, और डीएम को रिप्लेस करेंगे तो 2m डिवाइडेड बाई ए बी, और यहाँ पर b अपॉन ए इंटू एक्स, और यहाँ पर x की लिमिट 0 से a तक। लेकिन जब आप दूसरा वाला इंटीग्रेशन करोगे, वहां पर y की वैल्यू रिप्लेस करनी होगी। हाँ, तो दिस y मीन्स सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट स्ट्रिप, एंड स्ट्रिप के सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे तो वो h/2 डिस्टेंस पे है। तो जहां पर y लिखा है वहां पर h/2 का टर्म आएगा, जिसमें h को बाद में ये रखेंगे, h को बाद में b अपॉन ए इंटू एक्स भी रखना है मुझे। फिलहाल तो h/2 रख रहे हैं, बाद में आप h को रिप्लेस कर लेना b अपॉन ए इंटू एक्स के थ्रू, और फिर यहाँ पर dm की वैल्यू तो 2 टाइम्स कैपिटल M अपॉन ए बी एंड देन b अपॉन ए इंटू एक्स के फॉर्म में। और इसमें भी x की लिमिट रखेंगे 0 से लेकर के a तक, क्योंकि वेरिएबल आपका x है। यहाँ पर भी लोग कंफ्यूज होते हैं, वो सोचते हैं कि y कोऑर्डिनेट निकालने तो y की लिमिट रखेंगे। अरे भाई, y कोऑर्डिनेट आप कैलकुलेट कर रहे हो, लिमिट थोड़ी y की रखनी है। लिमिट तो आपको अपने वेरिएबल की रखनी पड़ेगी, और वेरिएबल आपने स्टार्टिंग में ही x मान लिया था, x पर dx पुट किया था हमने, तो हमारे लिए x वेरिएबल हुआ। तो चाहे आप x कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का निकालिए, चाहे y कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का निकालिए, इंटीग्रेशन के लिमिट्स दोनों जगहों पर 0 से a तक ही जाएंगे। ध्यान से देखो ना, क्योंकि इतनी क्लैरिटी के साथ तुमको ये सब कोई नहीं बताने वाला कि यार इतना इतना ध्यान कैसे रखना जाता होता है कि कहां पर क्या लिमिट होती है। और ओपन चैलेंज दे रहा हूं कि ये डाउट 100% रहा होगा कि y सेंटर ऑफ मास निकालना है और x सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो हम कहां पर x की लिमिट रखेंगे, कहां पर y की लिमिट रखेंगे। अब इसको कैलकुलेट करो, h को रिप्लेस कर दो, यहां से ये वाला h यहां ले जाकर के रिप्लेस करो,
उसके बाद दोनों इंटीग्रेशन अपने अपने लेवल पे आप सॉल्व करके देखो कितना आएगा, आंसर बता दे रहे। पहला वाला इंटीग्रेशन आप ट्राई कर लो सॉल्व करके, फर्स्ट इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आएगी उसको सिंप्लीफाई करेंगे, वो 2a/3 आ जाएगा। वेरीफाई कर लेना मेरे। यस सर। और दूसरा वाला जब सॉल्व करेंगे, सेकंड इंटीग्रेशन जब सॉल्व, b/3 वो एक्चुअली ये सेंट्रॉइड है, 2a/3, b/3 इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड है। ठीक है, मानता हूँ पहले से पता है, मुझे सब कुछ पता है पहले से कि यार यही आने वाला है, बट फिर भी कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए ये प्रोसेस को जानना जरूरी है। सर हम्म सर ये जो आपने स्ट्रिप ली है, हम्म इसमें जो आपने ट्रायंगुलर एलिमेंट निगलेक्ट किया, ये तो सर पूरे एरिया में निगलेक्ट हो जाएगा। नहीं नहीं, वो एक्सप्लेन नहीं, पूरे एरिया में क्यों नेगलेक्ट होगा? सर मतलब ये स्ट्रिप एकदम नीचे से ऊपर तक जब जाएगी तो फिर छोटे छोटे ट्रायंगल्स निगलेक्ट होते जाएंगे, तो सर उतना एरिया रह जाएगा। नहीं देखो बच्चे, ये तो वैसे भी करते हो आप। अगर हम आपको बताएं, आपको ये चीज याद दिलाएं, आप मैथमेटिक्स में एरिया बाउंडेड बाय अ कर्व का एक टॉपिक आता है हमारा, एरिया अंडर अ कर्व, मैथमेटिक्स के कैलकुलस वाली ब्रांच में आता है। मतलब तुम लोग को याद है कि नहीं पता नहीं है। अगर एक कर्व होता है जिसमें हम कहते हैं कि ये y=fx कर्व है, और आपसे कोई कहे कि आप x1 पॉइंट से और x2 पॉइंट के बीच इसका एरिया कैलकुलेट करो, एरिया अंडर कर्व निकालो, क्या करते हैं हम लोग वहां पर एरिया अंडर कर्व निकालने के लिए? किसी को याद है अपने से क्या करते हैं, प्रोसेस क्या लगाते हो? एक कर्व के नीचे कितना एरिया बनेगा ये कैसे पता लगाते हैं? सर x के टर्म्स में इक्वेशन लिख लेते हैं, उसके बाद फंक्शन लिख लेते हैं सर, फिर x1 से x2 तक की इंटीग्रेट कर लेते हैं। मतलब आप एरिया निकालने के लिए y के फंक्शन को x के साथ इंटीग्रेट करते हो ना, फ्रॉम x1 टू x2। यस सर। यस सर। तो ये कैसे बनता है बच्चा, ये चीज क्यों होती है? मतलब ये y के साथ इंटीग्रेट करके एरिया निकलेगा, ये कैसे साबित करोगे? सर रेक्टेंगुलर इसमें भी ध्यान करिए, प्रोसेस तो यही होता है। तो जहां पर वही भी आपको, स्ट्रिप लेके, हाँ सर। हाँ तो अब समझ में नहीं है कि जहां भी एरिया का कंसेप्ट आता है वहां पर आप स्ट्रिप बनाते हो, या आप इसमें क्या करते हो, एक ओरिजिन से x डिस्टेंस पे और एक dx की स्ट्रिप मानते हो, और उस स्ट्रिप का एरिया लिखते हो y इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर भी अगर आप ध्यान दो तो इस स्ट्रिप की हाइट को आप y मानते हो, तो क्या यहाँ पर भी हमने थोड़ा सा पोर्शन अवॉइड नहीं किया? यहाँ पर हल्का सा पोर्शन, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पोर्शन, यस सर। ये पोर्शन तो अवॉइड किया ना हमने यहाँ पर। लेकिन ये पोर्शन एक्चुअली टेंडिंग टू जीरो होगा, क्योंकि dx टेंडिंग टू जीरो है। ये भी अभी आपको फिगर में लग रहा है कि ऐसे करके बहुत सारे ट्रायंगल्स हमारे नेग्लेक्ट होते चले जाएंगे, ऐसे आपको लग रहा है कि ऐसे करके यहाँ भी ट्रायंगल नेग्लेक्ट हो जाएगा, यहाँ भी, लेकिन होगा नहीं। रीजन, फिगर पे आप हो, एक्चुअल में ये जो इसके विड्थ dx है ये लगभग जीरो है, dx जीरो के बराबर है, ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो है। तो कोई एरिया यहाँ पर नेग्लेक्ट नहीं हो रहा है, कोई एरिया यहाँ पर भी नेग्लेक्ट नहीं हो रहा, कोई एरिया यहाँ पर भी नेग्लेक्ट नहीं हो रहा, तो सब कंसिडर होते चले जा रहे हैं उसमें। फिगर देख के जरूर लगता है कि यार थोड़ा थोड़ा एरिया छूटता चला जा रहा है, बट छूट कुछ भी नहीं रहा है, ध्यान रखना। ठीक है, अभी पॉइंट समझना है कि ये स्ट्रिप का जो dx है, तभी तो आप लगाते हो लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो वाला कंसेप्ट। मतलब मेरा कहने का मतलब देखो, ये भी एक और है कि ये बहुत ज्यादा क्लैरिटी हम लोगों से ज्यादा आपको कैलकुलस में मिलेगी, और कैलकुलस के उस ब्रांच को एक बार दोबारा देखिएगा कि वाई द एरिया अंडर कर्व इज रिटन एज इंटीग्रेशन y dx। क्या वहां पर वो पोर्शन छूट नहीं रहा हमसे? एक बार इसके बारे में सोचो। बट ठीक है, ये पॉइंट तुमने पूछा, अच्छा हुआ, इससे ये समझ में आ गया कि जहां पर भी एरिया का कंसेप्ट आता है वहां पर आप स्ट्रिप बनाते हो, जहां पर भी एरिया कंसेप्ट आएगा। एनीवे, चलो नेक्स्ट टॉपिक देखें जल्दी से। इसका कैसे निकालेंगे सर्कुलर आर्क का? सर्कुलर आर्क, इसका एक रेडियस आर है, इस आर्क के सेंटर ऑफ मास की वैल्यू बतानी, मतलब लोकेशन बतानी कि सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा इसका। तो यहाँ पर मैंने एक चीज कही और थी, देखो एक और पॉइंट था, वो भी मैंने कहा था बताएंगे भी। स्टेप नंबर 1, आप कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करेंगे एंड यू कैन टेक द एडवांटेज। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि एक एडवांटेज दो। किस चीज का एडवांटेज? दैट सेंटर ऑफ मास ऑफ एनी सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री।
तो इसका एडवांटेज आप चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम में ले सकते हो, चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कि जब हमको ये बात पता है कि जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है सेंटर ऑफ मास उसी के ऊपर होगा, तो इसका फायदा उठाएंगे हम। फायदा कैसे उठाएंगे? देखो, मुझे ये पता है कि इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा ना वो इस आर्क के सिमेट्रिकल लाइन पर होगा। मतलब अगर आप एक लाइन ड्रॉ करें, जो लाइन इस आर्क को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे, 2 इक्वल हाफ में, तो जो इसकी सिमेट्रिक एक्सिस होगी, जो इसकी सिमेट्रिक एक्सिस है, आप उसको ही अपना वाई एक्सिस मान लो। फायदा क्या हुआ ऐसे जानते हो? इस चीज से फायदा क्या होगा कि जो लाइन ऑफ सिमेट्री है, अगर आप उसको अपना कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस मान लो तो फायदा क्या मिलेगा इससे? ये बात हमको पता है कि सेंटर ऑफ मास सिमेट्रिकल एक्सिस पे ही होना है, तो अगर हम सिमेट्रिकल एक्सिस को ही वाई एक्सिस मान लेते हैं और मुझे पता है कि सेंटर ऑफ मास इसी लाइन के ऊपर है, सर एक्स वाली कैलकुलेशन बच जाएगी। हाँ, तो मुझे एक्स सेंटर ऑफ मास निकालने की जरूरत है ही नहीं, वो जीरो है, पहले से पता जीरो है। जब आप एक्सिस ऑफ सिमेट्री को वाई एक्सिस मान लेते हो और आपको पता है कि इसी लाइन के ऊपर सेंटर ऑफ मास है, तो बाकी के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है ना। यानी कि अब आपको सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट निकालना है सेंटर ऑफ मास का, एक्स निकालने की जरूरत नहीं है, आपका टाइम बच जाता है। अब क्या करेंगे इसके आगे? ये तो चलो ठीक है, ये तो हो गया एक्सिस सिमेट्रिकल लाइन को कोऑर्डिनेट एक्सिस मानने का फायदा। जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं इसमें। इसके बाद अगला पार्ट क्या करना है आपको? तो कोऑर्डिनेट एक्सिस बन गया मेरा, अब इसका अगला पार्ट डीएम। इसके लिए तुमको बता चुके हैं पहले से कि कभी भी आप जो डीएम है, मतलब जो आपका डीएम है, वो कभी भी ओरिजिन पर नहीं लेना होता है, कभी एंड पॉइंट पर नहीं लेना होता है, किसी रैंडम प्लेस पे लीजिए। तो आप यहाँ पर किसी रैंडम प्लेस पर एक डीएम की बात करो, यहाँ पर आपने एक डीएम चूज कर लिया रैंडम प्लेस पर। अब तीसरा स्टेप, वेरिएबल। कोई बताएगा इसमें क्या वेरिएबल लेना चाहिए? बताओ, अगर आप लोगों ने पहले से कुछ कर रखा, कोई आइडिया है तुम लोग को, बताओ क्या क्या? ट्रायंगल। हाँ, यहाँ पर वेरिएबल थीटा लेना ज्यादा फायदेमंद होता है, आपको याद होगा। तो अगर ये थीटा एंगल मानते हैं और यहाँ से फर्दर इसका एंगल कुछ डी थीटा मान लें, तो सर्कुलर वाले सिचुएशन में आपका एंगल को वेरिएबल मानने से ज्यादा फायदा होता है, तो थीटा पर डी थीटा मानेंगे। अब इसके बाद इसमें डीएम की वैल्यू, तो डीएम की वैल्यू कैसे निकालेंगे? हम इसमें ये भी मान के चल रहे हैं कि जो हमारा आर्क लेंथ है, जो टोटल आर्क लेंथ है, वो कैपिटल एल के बराबर है, ये मान के चल रहे हैं। तो डीएम कैसे निकालेंगे? टोटल मास बाय टोटल आर्क लेंथ, मास अपॉन आर्क लेंथ इनटू लेंथ ऑफ डीएम। तो टोटल मास बाय टोटल आर्क लेंथ और डीएम की लेंथ, तो डीएम अपने आप में एक छोटा सा आर्क है, डीएम अपने आप में एक छोटा सा आर्क है जिसकी लेंथ रेडियस मल्टीप्लाइड बाय एंगल सबटेंडेड आर डी थीटा। ये हमारे डीएम की वैल्यू हो गई। अब मुझे वाई निकालना है, ध्यान देना है, एक्स कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत नहीं है, तो वाई सेंटर ऑफ मास निकालना है। नाउ वाई सेंटर ऑफ मास 1 डिवाइडेड बाय टोटल मास इंटीग्रेशन में वाई इंटू डीएम। अब इसको बस कंप्लीट करो, वाई की वैल्यू बताओ और डीएम, तो डीएम की वैल्यू तो निकाल दी हम लोगों ने, एम अपॉन एल इंटू आर डी थीटा। ये डीएम की वैल्यू वाई, तो वाई मतलब इस डीएम का कोऑर्डिनेट, इस डीएम का वाई कोऑर्डिनेट। तो इस डीएम के लिए वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू चेको कितनी होगी? वाई कोऑर्डिनेट ऑफ दिस डीएम वैल्यू, अगर हम उसको आर और थीटा के फॉर्म में देखना चाहें तो उसको अलग से ट्रायंगल बना के देख लो। वाई कोऑर्डिनेट और आर और ये एंगल थीटा बने अगर इसका, तो वैल्यू ऑफ वाई इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा हो जाएगी आर इंटू कॉस थीटा। अब क्या लिमिट रखेंगे इसमें थीटा की? एंगल थीटा की लिमिट्स कहां से कहां तक जाएंगी बताए? एंगल थीटा की लिमिट, वेरिएबल थीटा है तो और थीटा की लिमिट कहां से कहां तक रखोगे? -π/2 प्लस π/2। नहीं, π/2 नहीं होगा बच्चा, फिर गलती माइनस अल्फा से प्लस माइनस अल्फा थीटा वो पूरा। हाँ, अगर ये मान ले कि अगर आप ये मानो कि टोटल एंगल बाय दिस आर्क
अगर आप ये मान लें कि टोटल एंगल जो ये आर्क बनाएगा, थोड़ा सा ये मान लेते हैं कि इस आर्क का टोटल एंगल वो सपोज करो अल्फा है, टोटल एंगल अल्फा है। ये सब जल्दीबाजी आप लोग को करते हो, पता नहीं क्यों। ये टोटल एंगल अल्फा मान लें, माइनस अल्फा बाय 2 माइनस अल्फा बाय 2 तो लिमिट माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2 की होगी। और ये माइनस प्लस क्यों है? क्योंकि तुमने ओरिजिन सिमेट्रिकल लाइन को माना है। तो जब सिमेट्रिकल लाइन को ओरिजिन माना है तो एंगल लाइन ऑफ सिमेट्री से देखा जाएगा। लाइन ऑफ सिमेट्री से एक तरफ अल्फा बाई 2 एंगल और लाइन ऑफ सिमेट्री के दूसरे तरफ अल्फा बाई 2 का एंगल। तो माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2 की लिमिट, और ये सब आप सिंप्लीफाई करके देखो कि फाइनली क्या आंसर बनता है इसमें। तो y कोऑर्डिनेट फॉर द सेंटर ऑफ मास, अगर हम पूरा सॉल्व करेंगे इसको, देखिए क्या बनता है। इसको कंप्लीटली अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो इसकी वैल्यू निकल से कुछ ऐसा बन रहा है, ये आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल, और इधर साइन थीटा बन जाएगा वो साइन ऑफ 2 इंटू साइन ऑफ अल्फा बाई 2। और इसमें एक और काम कर सकते हैं, एल को भी रिप्लेस कर सकते हैं। जो ये आर्क लेंथ एल है, इसको टोटल एंगल अल्फा से रिप्लेस कर सकते हो। आर्क लेंथ एल इक्वल्स टू रेडियस इंटू टोटल एंगल अल्फा। तो आर्क लेंथ एल को रिप्लेस करो आर इंटू अल्फा से, और फाइनली आपका जो आंसर बनेगा वो कुछ इतना बनेगा। फाइनल आंसर जो बनेगा इसको रिप्लेस करने के बाद वो बनेगा 2r साइन ऑफ अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई अल्फा। इसको वेरीफाई कर लेना एक बार। यस सर। इसको जानबूझ के एक और फॉर्मेट चेंज करके लिख देते हैं। ये r साइन अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई अल्फा बाई 2 ऐसे लिख देते हैं। थोड़ा सा मतलब सिमेट्रिक फॉर्म में दिखना होता है तो अच्छा लगता है देखने में। मतलब ये आंसर बन रहा है r इंटू साइन ऑफ अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई अल्फा बाई 2। ये आ रहा है आपका y कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का। अब एक्चुअली इसको मैं y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास तो यहाँ पर तो कह रहा हूँ, बट एक्चुअल में इसका क्या मतलब है? एक्चुअल में ये चीज आपने सेपरेशन फाइंड की है, सेपरेशन फाइंड की है बिटवीन द सेंटर ऑफ मास एंड ज्योमेट्रिकल सेंटर। ज्योमेट्रिकल सेंटर मतलब अगर आप इस आर्क को कंप्लीट कर दें तो इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है, मतलब जिसके अबाउट इस आर्क को ड्रॉ किया जा रहा है, तो ज्योमेट्रिकल सेंटर और सेंटर ऑफ मास उनके बीच का ये डिस्टेंस है। तो इसको इसी फॉर्मेट में याद रखना, द डिस्टेंस बिटवीन GC which is geometrical center and COM that means center of mass। ज्योमेट्रिकल सेंटर और सेंटर ऑफ मास के बीच का इतना डिस्टेंस है, और ये हमेशा होगा लाइन ऑफ सिमेट्री के ऊपर। सेंटर ऑफ मास आएगा सिमेट्रिक लाइन के ऊपर। तो पहले एक लाइन ऑफ सिमेट्री बनाएंगे और ज्योमेट्रिकल सेंटर से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस डिनोट करेंगे कैपिटल R साइन अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई अल्फा बाई 2, जिसमें अल्फा उस आर्क का टोटल एंगल है जो उसने अपने सेंटर पर बना रखा है। टोटल एंगल बाय द आर्क एट द सेंटर पॉइंट, तो अल्फा। और ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको याद रखोगे क्योंकि सर्किल के क्वेश्चंस काफी सारे आते हैं सेंटर ऑफ मास को। इसको याद रखना, लर्न करो। एक एग्जांपल से दिखाते हैं, सेमी सर्किल का निकालना है। फॉर एग्जांपल इसका क्वेश्चन है, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ थिन हाफ रिंग कहां पर आएगा? इस हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास। तो सबसे पहले सिमेट्रिकल लाइन, सबसे पहले लाइन ऑफ सिमेट्री, LOS कह दीजिए, लाइन ऑफ सिमेट्री। नंबर 2, इस लाइन ऑफ सिमेट्री के ऊपर आपको सेंटर ऑफ मास को दिखाना है, और ज्योमेट्रिकल सेंटर से इसका डिस्टेंस कैपिटल R साइन, फॉर्मूला जो था आपका अल्फा बाई 2 अपॉन अल्फा बाई 2, अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई अल्फा बाई 2, और इसमें अल्फा टोटल एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क है, टोटल एंगल ऑफ दिस आर्क। तो सेमी सर्किल के केस में यानी कि हाफ रिंग के केस में अल्फा यानी कि टोटल एंगल जो बनेगा इसके सेंटर पे, टोटल एंगल एट द सेंटर, अल्फा की वैल्यू उसको पाई के बराबर रखो, और अल्फा इक्वल्स टू पाई रख करके यहाँ पर पुट करो, पाई बाई 2 ऊपर की तरफ और पाई बाई 2 नीचे। 2r बाई पाई। तो ये फाइनली जो आपका आंसर बनेगा वो आ जाएगा 2r बाय पाई। मतलब सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर से 2r डिवाइडेड बाय पाई डिस्टेंस पे ऑन द लाइन ऑफ सिमेट्री, ये इसके सेंटर ऑफ मास की लोकेशन आएगी। इसकी जरूरत वहां पर पड़ेगी, भैया आपको बताएं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टॉपिक में, वहां पर इसकी काफी जरूरत पड़ती है, स्पेशली मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में।
तो ये याद कर लीजिए, आप आर्क वाला याद कर लो। इसके और भी एडवांटेजेस हैं, और भी एडवांटेजेस हैं, बता रहा हूँ क्या एडवांटेज है। एक इसके एडवांटेज दिखा रहा हूँ, बट उसके पहले एक ये देखो आप, अभी इसके और एडवांटेजेस दिखाएंगे, बट उसके पहले ये देखो कैसे निकालेंगे। हाफ डिस्क का, हाफ डिस्क, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है अब आपको, मतलब से हाफ रिंग का निकाला, अब यहाँ पर हाफ डिस्क। तो इसके अंदर भी सेम प्रोसेस है, स्टेप तो वही रहेंगे। सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, फटाफट अब काम स्टार्ट कर रहे हैं। अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाने में आप लाइन ऑफ सिमेट्री का यूज करिए। तो फिगर के हिसाब से आपको क्या निकालने की जरूरत है, वाई सेंटर ऑफ मास निकाला जाए या एक्स सेंटर ऑफ मास निकाला जाए? तो जल्दी जल्दी बताइएगा इसमें जो फिगर है उसके हिसाब। हाँ जी, वाई सेंटर। वाई। तो ओरिजिन बन गया। अगला स्टेप डीएम को चूज करने का था। डीएम चूज करने के लिए हम यहाँ पर एक डीएम चूज करने के लिए यहाँ पर एक रिंग चूज कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर एक हम क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा रिंग बना रहे हैं, इस रिंग को अपना डीएम कह रहे हैं। ये हमने डीएम चूज कर लिया अपना एक स्मॉल रिंग के फॉर्म में, और इसके लिए हम ये मानेंगे कि सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस है और फर्दर इसकी रेडियस हमारी डी आर, मतलब इसकी एडिशनल विड्थ डी आर है। तो ये हमारा डीएम हो गया। ध्यान देखना, तो वही 3 स्टेप चला रहा हूँ। ओरिजिन बनाएंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे, उसके बाद डीएम चूज करेंगे, और आगे बढ़ने से पहले डीएम की वैल्यू रखेंगे कि डीएम की क्या वैल्यू होगी, उसके बाद ही आगे बढ़ोगे आप। तो डीएम की वैल्यू, बिकॉज डिस्क है तो यहाँ पर एरिया वाला कंसेप्ट आएगा। यहाँ पर कंसेप्ट एरिया वाला लगाओ, टोटल मास बाय टोटल एरिया, टोटल मास बाय टोटल एरिया इनटू वो एरिया जो हमारे डीएम का करस्पॉन्डिंग होगा, एरिया ऑफ द डीएम मास। तो टोटल मास m, टोटल एरिया हाफ डिस्क है अगर, तो 1/2 टाइम्स पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अब इसके आगे आप सोचो कि डीएम का एरिया कितना होगा। तो डीएम भी एक हाफ रिंग टाइप का ही है, जिसकी सरकमफ्रेंस पाई आर होगी और इसकी छोटी सी विड्थ डी आर, मतलब उसको एक रिबन टाइप मानेंगे, पाई आर इंटू डी आर। और अब आप y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर लो इसका। y सेंटर ऑफ मास जो फॉर्मूला बताया गया 1 टोटल मास इंटीग्रेशन के अंदर y इंटू डी एम। तो dm तो हो गया। अब एक पॉइंट और है y, यहाँ पर फिर गलती करेंगे लोग 100%। यहाँ पर अगर ये स्टेटमेंट ध्यान नहीं दिया तो गलती होगी, क्योंकि जो dm है ना आपका, इस बार dm आपका यहाँ पर रिंग के फॉर्म में है, हाफ रिंग के फॉर्म में। dm अपने आप में हाफ रिंग के फॉर्म में। तो ये जो एक्स वाई जेड आप देख रहे हो इनसाइड द इंटीग्रेशन साइन, ये आपके डीएम के सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है। एक्स वाई जेड अपीयरिंग इनसाइड द इंटीग्रेशन, दे रिप्रेजेंट्स पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द डीएम। ये स्टेटमेंट, यानी यहां पर जो इंटीग्रेशन के अंदर y है, ये क्या रखेंगे यहाँ पर, इसमें इनसाइड इंटीग्रेशन ये जो y है, तो इसके लिए कह रहे हैं कि दिस इज सेंटर ऑफ मास ऑफ डीएम, और डीएम यहाँ पर हाफ रिंग है। और अभी जस्ट पहले एग्जांपल में आपको बताया गया है कि हाफ रिंग के केस में सेंटर ऑफ मास की जो डिस्टेंस होती है वो 2 कैपिटल आर बाय पाई, यानी यहाँ पर 1/M इनसाइड इंटीग्रेशन में ये जो y दिख रहा है आपको, ये y इसे डीएम के सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस है, और इसे डीएम का सेंटर ऑफ मास 2 स्मॉल आर बाई पाई, बिकॉज डीएम का रेडियस स्मॉल आर है, ये इस y की वैल्यू होगी। और dm को रिप्लेस करो कैपिटल M डिवाइडेड बाय हाफ पाई आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर डी आर। और ये लिमिट अब आप स्मॉल आर के पुट करेंगे 0 से लेकर के टिल कैपिटल आर तक की। सॉल्व कर लीजिए, इसका आंसर क्या आता है, इवेल्युएट कर लो इसके आंसर को, फाइनली क्या बनता है ये टोटल आंसर। मैं आंसर बता दे रहा हूँ, आंसर जो मतलब इंटीग्रेट अपने आप करना है, इसका फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा 4 इंटू कैपिटल आर डिवाइडेड बाय 3 पाई। वेरीफाई जरूर करिएगा इसका आंसर को। कंफर्म कर लो बच्चे जल्दी से। यस सर। है ना, चलिए। हेमीस्फीयर का सेंटर ऑफ मास निकाल के देख लो, हेमीस्फीयर कैसे बनेगा। हेमीस्फीयर का सेंटर ऑफ मास, तो हेमीस्फीयर के केस में हमारा एलिमेंट क्या बन रहा है, तो हेमीस्फीयर के केस में एलिमेंट एक डिस्क के फॉर्म में है। ओरिजिन इसमें ऑलरेडी बना रखा है,
थोड़ा सा टाइम का कंस्ट्रेंट होने की वजह से कुछ प्रिपरेशन पहले से करते हैं हम लोग। तो ये एक डिस्क के फॉर्म में एलिमेंट लिया आपने, और ये जो डिस्क है ये डीएम है एज ए डिस्क। ओरिजिन ऑलरेडी बना हुआ है, अब आपको समझ में आ गया कि ओरिजिन कैसे बनाए जाते हैं। ये हमने सेंटर से y डिस्टेंस पे लेंगे और इस डिस्क की एडिशनल विड्थ, ये जो विड्थ है इस डिस्क का वो dy मान के चल रहे हैं। तो हमको ये पता है कि सिर्फ y कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत है, और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1/M इनसाइड इंटीग्रेशन में y इंटू dm। तो 1/M इनसाइड में y का मतलब सेंटर ऑफ मास ऑफ dm, और dm इस एग्जांपल में एज कंप्लीट डिस्क है, वो एज अ कंप्लीट डिस्क। तो जब वो एज अ कंप्लीट डिस्क है तो सेंटर ऑफ मास यहीं पर आएगा, सेंटर ऑफ मास ऑफ द डीएम उस डिस्क का सेंटर होगा, और वो पॉइंट स्फीयर के सेंटर से y डिस्टेंस के ऊपर ही है, मतलब y को y ही रखेंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। और डीएम निकालने के लिए यहाँ पर वॉल्यूम का कंसेप्ट लगाओगे, क्योंकि ये स्फीयर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। तो टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम, हेमी स्फीयर है तो वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम, और वॉल्यूम इस डीएम का निकालें अगर, वॉल्यूम ऑफ डीएम पोर्शन, तो डीएम पोर्शन एक डिस्क है, और डिस्क का मतलब सिलेंडर ऑफ स्मॉल हाइट। डिस्क सिलेंडर ही है जिसकी हाइट काफी कम है, तो सिलेंडर वाला फॉर्मूला लगाओ पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। और स्मॉल आर क्या होगा, तो स्मॉल आर इस डिस्क की रेडियस होगी, रेडियस ऑफ डिस्क वो स्मॉल आर। और अगर हेमी स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर है तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो यहाँ पर स्मॉल आर को कैलकुलेट करने के लिए। हेमी स्फीयर कैपिटल आर का, ये इधर वाई डिस्टेंस और डिस्क स्मॉल आर रेडियस की। तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर की जगह रिप्लेस करके कैपिटल आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और इंटू एच, एच मतलब हाइट ऑफ द डिस्क, और हाइट ऑफ डिस्क यहाँ पर dy से डिनोट की गई है, ये रख देंगे यहाँ पर। तो ये इधर मल्टीप्लाई कर दो, पाई आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू dy, ये पूरा डीएम हुआ। यही डीएम उठा करके यहाँ लाना है आपको। इसी को मैंने तीसरा स्टेप कहा था कि यही तो क्रूशियल स्टेप है हमारे लिए, फंक्शन को डेवलप करना। और क्योंकि इसमें वेरिएबल क्वांटिटी y है तो हमारी लिमिट y के हिसाब से चलेंगी, जो कि 0 से लेकर के टिल कैपिटल R की जाएगी। तो डीएम को रिप्लेस करके इसको सॉल्व कर लेना। मैं भी फिर से इसका डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ। अल्टीमेटली जब इसका आंसर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आंसर 3 कैपिटल R डिवाइडेड बाई 8, यानी हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास 3r/8 डिस्टेंस पे फ्रॉम द ज्योमेट्रिकल सेंटर, इससे 3r/8 डिस्टेंस ऊपर। बढ़ जाए आगे, मतलब इंटीग्रेशन वाला पार्ट अपने आप अपने मैनेज कर लेंगे आप लोग, जो आंसर रहेंगे। आंसर लिखते चले आ रहे, बोलो। सर अगर सॉलिड हेमिस्फीयर हो या सॉलिड ही है ये, अगर हॉलो हुआ तो तब भी सेम आएगा? नहीं तब सेम थोड़ी आएगा, तब r/2 आता है, क्योंकि हॉलो हेमिस्फीयर के एलिमेंट अलग होते हैं। ये जो डीएम चूज करते हैं ना, यही तो मेन आर्ट है, सारा आर्ट डीएम को चूज करने में होता है। तो मैंने कुछ यहाँ दिखाए हैं और कुछ मैंने जानबूझ करके रोक रखे हैं, वो थोड़े से मोमेंट ऑफ इनर्शिया में दिखा देंगे आपको, हर तरीके के एलिमेंट दिखा देंगे, कुछ यहाँ पर दिखा देंगे, कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बिकॉज एक ही लेक्चर में लेंगे तो फिर टाइम भी चला जाएगा। मतलब कुछ हद तक अभी आपको दिखा दिए हैं कैसे एलिमेंट चूज करना होता है, डीएम कैसे लिखना होता है, लिमिट्स कैसे लगानी होती है और आंसर क्या आएगा, बाकी बताएंगे भी। देखिए यहाँ पर एडवांटेजेस कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन अगर पहले से पता है तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या मिलने वाला है तुम्हें, बिगेस्ट एडवांटेज क्या होगा इसका। तो एक एडवांटेज तो आपको वर्क एनर्जी पावर के न्यूमेरिकल में मिलने वाला है, वर्क एनर्जी पावर के न्यूमेरिकल में, जहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आप आसानी से निकाल सकते हो। फॉर्मूला mgh का लगाएंगे, लेकिन उसमें h जो होगा वो सेंटर ऑफ मास की हाइट को यूज कर लेंगे। जैसे यहाँ पर ये क्वार्टर रिंग है अगर m मास की और रेडियस r की,
और एक्स एक्सिस पर जीरो पोटेंशियल एनर्जी मान लेते हैं, एक्स एक्सिस पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो, तो क्या लिखेंगे इस रिंग की पोटेंशियल एनर्जी? ये निकालने मेरे को पोटेंशियल एनर्जी से रिंग की। तो सबसे बड़ा एडवांटेज सेंटर ऑफ मास को निकालने का ये है कि अब आप यहां पर पोटेंशियल एनर्जी mg मल्टीप्लाइड बाय हाइट सेंटर ऑफ मास की यूज कर लें, बट उसके लिए ये पता होना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास है कहां पर इसका। तो सेंटर ऑफ मास उस लाइन पर होता है जो सिमेट्रिकल लाइन होती है। इस क्वार्टर रिंग की सिमेट्रिकल लाइन निकालेंगे, इस क्वार्टर रिंग की लाइन ऑफ सिमेट्री, उसी लाइन ऑफ सिमेट्री के ऊपर सेंटर ऑफ मास होगा, जिसका ज्योमेट्रिकल सेंटर से जो डिस्टेंस होगा, अभी हम लोगों ने पीछे डेरिवेशन कर रखी है r sin अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय अल्फा बाय 2, यही डेरिवेशन की थी अभी आपको, आर्क वाली डेरिवेशन, कि जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है और जो सेंटर ऑफ मास है उनके बीच का सेपरेशन कैपिटल R sin अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई अल्फा बाई 2 है, जिसमें अल्फा अल्फा ये टोटल एंगल होता है जो ये आर्क सबटेंड कर रहा है यहां पर, और क्योंकि ये क्वार्टर सर्किल है तो टोटल एंगल सबटेंडेड विल बी पाई डिवाइडेड बाय 2। इसको सब्स्टिट्यूट करो, पाई बाई 2 यहां पर सब्स्टिट्यूट करिए इसकी वैल्यू, और ये 2√2 मेरे ख्याल से 2√2 r बाय पाई। तेरी में हम तो कैलकुलस में रिजल्ट्स याद हैं इसलिए मैं लिखता हूँ, बट कभी कभी क्या होता है गड़बड़ हो जाता है, बट फिर भी आप रख के देखना अल्फा की वैल्यू पाई बाई 2 रखने पर ये आ रहा है। और हमें इसकी हाइट कैलकुलेट करनी है, यानी ये कितनी हाइट पर है, तो हाइट फॉर दिस सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा। उसके लिए इधर 45 डिग्री एंगल बनेगा, सिमेट्रिकल लाइन है तो ट्रिग्नोमेट्री से इसकी हाइट भी निकाल सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करके इसकी हाइट h कैलकुलेट कर सकते हैं कितनी होगी, और फाइनली इसका आंसर बन जाएगा mg, और हाइट एक बार अपने लेवल पे कैलकुलेट करना है, हाइट इसकी आएगी 2r डिवाइडेड बाय पाई। ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, इस रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। मतलब तुम्हें फायदा ये मिल जाएगा, अगर सेंटर ऑफ मास याद होगा तो एक मुश्किल से 1-2 मिनट लगेंगे आपको, 1 मिनट लगेगा और पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली निकाल सकते हो। एक और एग्जांपल दिखा रहे हैं आपको, जैसे ये क्वेश्चन देखो, हाउ मच वर्क इज नीडेड टू चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ द हेमिस्फीयर, मतलब इसको पलटना है, लेफ्ट साइड से राइट वाली पोजीशन पे लाना है, कितना वर्क करना होगा। यहां पे सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट है। सेंटर ऑफ मास हेमिस्फीयर का जस्ट अभी हम लोगों ने डिराइव किया था कि वो इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर से सेंटर ऑफ मास की हाइट अभी हम लोगों ने डिराइव की है 3r बाई 8, और दूसरे वाले केस में भी ऐसा ही होगा, सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिकल सेंटर से 3r बाई 8 डिस्टेंस पे होगा। थोड़ा सा इसको चेंज कर दें, जानबूझ के कर रहे हैं, यहाँ कहीं पे दिखा देते हैं, और दूसरे वाले केस में सेंटर ऑफ मास ऊपर से 3r बाई 8। यानी आप बता पाओगे कि सेंटर ऑफ मास कितना राइज हुआ यहाँ से, मतलब कितना लेफ्ट हुआ सेंटर ऑफ मास, कोई आइडिया लगा पा रहे आप? जो सेंटर ऑफ मास पहले 3r बाई 8 डिस्टेंस पर था, वो अब टॉप साइड से 3r बाई 8 यानी बॉटम साइड से 5r बाई 8 पे चला गया। बॉटम से सेंटर ऑफ मास की हाइट हो गई है 5r बाई 8, और पहले वही सेंटर ऑफ मास बॉटम से 3r बाई 8 पे था। यानी कितना राइज हुआ है सेंटर ऑफ मास, अगर पूछे जाए। r/4 राइज, हाँ, राइज ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालिए, तो सेंटर ऑफ मास का राइज आपका 5r बाई 8 माइनस 3r बाई 8 है, r बाई 4। और जब किसी भी सेंटर ऑफ मास को आप राइज कराओगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, और जो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी उतना ही वर्क आपको करना पड़ेगा। तो वर्क रिक्वायर्ड विल बी mg, और चेंज इन द हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो इट इज mg, और चेंज इन द हाइट, सेंटर ऑफ मास की हाइट में जो चेंज आ रहा है वो r बाई 4। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं, मतलब सेंटर ऑफ मास का एप्लीकेशन एक तो वर्क एनर्जी पावर के चक्कर में आने वाला है,
रोटेशनल मैकेनिक्स में आने वाला है, और तीसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले टॉपिक में जाने वाला है। इसलिए ये मेहनत की जा रही है, इसलिए आप लोगों से इतना डिस्कशन हो रहा है कि ये रिजल्ट्स जो है हाफ डिस्क का 4r/3 पाई पर, हाफ रिंग का 2r बाई पाई पर, किसी आर्क का इतने डिस्टेंस पे, ट्रायंगुलर लैमिना का कहाँ पर होता है। ये डिस्कशन जो की जा रही है वो सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें डिराइव करके दिखाना है आपको ना, बल्कि ये याद रखो, याद करने से फायदा तुमको होगा कि ये जो क्वेश्चंस हमारे हैं, जैसे पोटेंशियल एनर्जी निकालने का या चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी निकालने का, वर्क डन निकालने का, ये सारे क्वेश्चंस आप आसानी से देख सकते हो, आराम से किए जा सकते हैं इसके आंसर्स। और यहाँ पर सबको समराइज कर दिया है जितना है, कुछ डिराइव कर दिए हैं, कुछ डिराइव नहीं किए हैं इसमें से, तो ऑलमोस्ट एक रिजल्ट के फॉर्म में रख दिया है, बाकी सब तो डिराइव नहीं कर सकते। तो थिन रॉड डिराइव हो गया है, ट्रायंगुलर प्लेट डिराइव हो गया है, आर्क डिराइव हो गया है, सेमी सर्कल हो गया, हाफ डिस्क हो गया, और स्फीयर, हेमी स्फीयर, सॉलिड हेमी स्फीयर, ये इतने डिराइव हो गए। बाकी अगर आप चाहो तो अपने अपने लेवल पर प्रैक्टिस करना चाहो तो कर सकते हो, और ये इनके सेंटर ऑफ मास के लोकेशंस है। ठीक है, और ये दो पॉइंट्स और हैं इसके अंदर। ठीक है, 2 पॉइंट्स ये हैं कि अगर आपके पास सिस्टम ऑफ एक्सटेंडेड बॉडीज हो, मतलब डिस्क और स्क्वायर प्लेट मिला दी गई हो, तो इसमें क्या करेंगे, मतलब डिस्क और स्क्वायर प्लेट मिला करके, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स नहीं है, ध्यान देना, सिस्टम ऑफ एक्सटेंडेड बॉडीज, लाइक डिस्क और स्क्वायर दोनों चीजें मिलाई गई हो। तो इसका भी मैंने स्टेप लिख दिया, क्या कर सकते हो। पहला स्टेप, replace each of the extended object by the point particle. Mass of each point particle is the mass of corresponding object, and position of each point particle is the position of center of mass of the corresponding object. मतलब इसके बाद क्या करेंगे, जो डिस्क का सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क, एंड ऐसे ही आप स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास निकालोगे, दोनों के सेंटर ऑफ मास पर आप पार्टिकल्स मान लें। डिस्क के सेंटर ऑफ मास पर डिस्क के मास के बराबर का एक पार्टिकल, स्क्वायर के सेंटर ऑफ मास पर स्क्वायर के मास के बराबर का एक पार्टिकल, और अब ये दो पार्टिकल्स कन्वर्ट हो गए जिनके बीच का डिस्टेंस, अगर हम डिस्क के सेंटर पे उसके मास को एज्यूम कर रहे हैं, स्क्वायर के सेंटर पे स्क्वायर का मास एज्यूम कर रहे हैं, तो इन दोनों के सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा, जो इन्फॉर्मेशन दी गई है इसके हिसाब से, रेडियस और स्क्वायर की साइड लेंथ के हिसाब से, तो ये डिस्टेंस आपका 2r। अब ये 2 पार्टिकल सिस्टम हो गया, अब ये 2 पार्टिकल्स हो गए, तो इसमें पार्टिकल वाला फॉर्मूला लगाओ। किसी एक पॉइंट को x = 0 मान लेंगे, एक पॉइंट को x = 2r मान लेंगे, और फिर x कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का निकालने के लिए m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, मतलब जो 2 पार्टिकल्स वाला था, जो जिससे पहला लेक्चर की जो शुरुआत की थी हमने, लेक्चर जब स्टार्ट किया था तब भी यही से किया था, 2 पार्टिकल कैसे निकालते हैं, और वही चीज है। तो पॉइंट ध्यान रखना, मतलब रिप्लेस करना होगा, हर एक्सटेंडेड बॉडी को एक पार्टिकल मानना पड़ेगा, उस पार्टिकल का मास उतना ही रखना है जितना उस बॉडी का मास है, और उस पार्टिकल की लोकेशन उस बॉडी की सेंटर ऑफ मास होगी, और उसके बाद पार्टिकल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एक एग्जांपल और दिखाते हैं, यहाँ पर जैसे कोन और हेमीस्फीयर है, इनका सेंटर ऑफ मास निकालना है, कोन और हेमीस्फीयर का। तो सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि सेंटर ऑफ मास कोन का कहां पर होगा, और फिर आपको ये पता करना पड़ेगा कि सेंटर ऑफ मास हेमीस्फीयर का कहां पर होगा। ये पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो कोन की सेंटर ऑफ मास और हेमीस्फीयर के सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस h/4 और 3r/8। सर अगर सिर्फ कौन लिखा हो तो हम मान के चलेंगे सॉलिड कोन है। हाँ, एक्चुअली सॉलिड बॉडीज के आगे सॉलिड लिखा नहीं होता कभी,
ठीक है। ये जो हॉलो होते हैं ना, हॉलो वाले, इनके आगे ना आपको ये लिखा होता है शेल्स वर्ड, मतलब स्फेरिकल शेल यूज होगा या कोनिकल शेल यूज होगा। तो शेल मतलब हॉलो, और अगर सिर्फ कोन लिखा है यहाँ पर, जैसे आप 7 पॉइंट देखो स्फीयर लिखा है, तो बाय डिफॉल्ट वो सॉलिड है। तो फिलहाल तो आप ये करोगे कि अभी के लिए तो क्वेश्चन तुमको करने हैं, तो अभी के लिए तो ये एक चार्ट अपने सामने रख लेना अभी के लिए, बट मतलब फाइनल एग्जाम से पहले ये याद हो जाना चाहिए तुम्हें कहाँ पर है। तो सॉलिड कोन h/4 पे, सॉलिड हेमिस्फीयर 3r/8 पर, ठीक है। तो ये जो कोन का सेंटर ऑफ मास है, ये डिस्टेंस हमारा h/4 और h = r है, यानी ये डिस्टेंस r/4 है, और हेमिस्फीयर वाले का 3r/8। तो अब हम क्या करेंगे, इसको दो पार्टिकल्स बनाएंगे, ये 2 पार्टिकल से रिप्लेस कर दीजिए। और एक काम करते हैं, ये सेंटर को ही ओरिजिन मानते हैं। तो जब आप सेंटर को ओरिजिन मानेंगे तो ऊपर वाले पार्टिकल के कोऑर्डिनेट ऑफ द अबव पार्टिकल वो हो गए 0, r/4, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ द लोअर पार्टिकल विल बी 0, -3r/8। यहां पर कोन का मास यूज कर लेंगे और यहां पर मास हेमिस्फीयर का यूज कर लेंगे। बट कोन का मास कितना है वो तो दिया तो है नहीं, कोन का मास। तो मास ऑफ कोन को डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई r²h। और हेमिस्फीयर के मास के लिए डेंसिटी हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई r³। अब ये दो पार्टिकल्स वाली थ्योरी हो गई। y कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का निकालने के लिए मास ऑफ कोन इनटू उसका कोऑर्डिनेट r/4, मतलब m1y1 वाला कंसेप्ट लगा रहे हैं, m1y1 प्लस m2y2, यानी कि मास ऑफ हेमिस्फीयर, इसके y कोऑर्डिनेट की वैल्यू -3r/8 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, मास ऑफ कोन प्लस मास ऑफ हेमिस्फीयर, ये यूज कर सकते हो। और यहाँ पर ये दे रखा है कि दोनों का सेम मटेरियल है, इसीलिए दोनों जगह पर सेम डेंसिटी यूज की जा रही है। डेंसिटी डिफर कर जाएगी तो d1 d2 लगा देंगे, जैसी भी डेंसिटी दी जाएगी। आगे बात समझ में ये वाली, भी कोई डाउट है इसमें बताएं, कि बॉडीज को रिप्लेस करना है पार्टिकल्स के थ्रू, और वो पार्टिकल्स उनके अपने अपने सेंटर ऑफ मास पर रखे जाएंगे। डाउट है कोई, या फिर बढ़े आगे, एक लास्ट टॉपिक बचा है इसमें। आ रही है बात समझ में ये वाली, सेंटर ऑफ मास वाली? चलिए, एक लास्ट है कैविटी वाले ऑब्जेक्ट, कैविटी या एम्प्टी स्पेस वाले ऑब्जेक्ट। किसी बॉडी से कोई होल कर दिया जाए, एक बॉडी में होल जनरेट कर दें, कैविटी कर दें, उनका सेंटर ऑफ मास कहां पर निकालोगे? तो इसमें भी आपसे क्या कहा जा रहा है, देखो कि पिछला वाला कंसेप्ट लगाओ, है ना, अप्लाइंग द कंसेप्ट यूज्ड फॉर द सिस्टम ऑफ एक्सटेंडेड बॉडीज, मतलब इसके पहले वाला कंसेप्ट जो यहाँ पर लगाया है, मतलब ये जो 4 पॉइंट्स हैं, यही चारों पॉइंट फिर लगाएंगे, सिस्टम ऑफ एक्सटेंडेड बॉडीज वाला कंसेप्ट। सिर्फ इतना काम करना होगा कि जो होल है, ये जो कैविटी है, उसको एक नेगेटिव मास का ऑब्जेक्ट मान लीजिए। समझाते हैं कैसे कर रहे हैं। देखो, इसमें दो ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट ये बड़ा वाला डिस्क और एक ऑब्जेक्ट ये कैविटी। दो ऑब्जेक्ट्स, इसमें भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों ऑब्जेक्ट्स को अपने अपने सेंटर ऑफ मास पर पॉइंट से रिप्लेस करेंगे। तो ऑब्जेक्ट 1 को रिप्लेस करेंगे एक पॉइंट से C1 पॉइंट पर। तो C1 पॉइंट पर आप एक m1 मास मान लें। ऑब्जेक्ट 2 को रिप्लेस करेंगे एक पॉइंट से C2 पॉइंट पर। तो C2 पॉइंट पर एक दूसरा मास मान लेंगे m2। लेकिन नेगेटिव मास मानेंगे, यानी यहां पर -m2 लगाएंगे। इतना काम कर दीजिए। जो एम्प्टी स्पेस है, जो कैविटी है,
जो एम्प्टी स्पेस या कैविटी है वो भी एक ऑब्जेक्ट है। एम्प्टी स्पेस एंड कैविटी इट इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट को इस एम्प्टी स्पेस या कैविटी का जो सेंटर ऑफ मास होगा वहां पर रिप्लेस करूं, और एक पूरे ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास होगा वहां पर एक पार्टिकल बनाएंगे। तो एक पार्टिकल जो कंप्लीट ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास पर, और एक पार्टिकल जो कैविटी वाली स्पेस के सेंटर ऑफ मास पर। दो पार्टिकल्स बनाओ, एक पॉजिटिव मास का एक नेगेटिव मास का, और यही फॉर्मूला लगाओ जो पहले लगाया गया है। तो अगर हम C1 पॉइंट को अपना ओरिजिन मान लेते हैं 0,0, तो पॉइंट C2 के कोऑर्डिनेट ऑटोमेटिकली r/2,0 हो गए। यानी कि x कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का निकालने के लिए m1 x10 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस माइनस में m2, मतलब m2 को हम नेगेटिव रखेंगे। और यहां पर एक काम करते हैं, इन क्वेश्चंस में मासेस को रिप्लेस कर दिया जाता है इनके एरिया के थ्रू भी, क्योंकि जो मास होगा वो एरिया के प्रपोर्शन में चलेगा। क्योंकि मास प्रपोर्शनल टू द एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, तो जहां पर मासेस आ रहे हैं वहां पर एरिया से रिप्लेस करो इसको। और अगर हम एरिया से रिप्लेस करेंगे तो न्यूमरेटर में m2 को रिप्लेस करेंगे एरिया ऑफ दिस कैविटी स्पेस, और कैविटी r/2 का सर्किल है, तो पाई r/2 का स्क्वायर इंटू r/2, डिनोमिनेटर में m1 जो कि पूरे ऑब्जेक्ट का एरिया है, तो एरिया ऑफ कंप्लीट ऑब्जेक्ट पाई r स्क्वायर, और फिर माइनस m2 यानी कि पाई कैविटी वाली स्पेस जिसका रेडियस r/2 है उसका स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लो, मेरे ख्याल से इसका जो आंसर आएगा वो ये आता है कि x सेंटर ऑफ मास की वैल्यू माइनस r/6। एक बार वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा आंसर को, क्योंकि मैं मेमोरी बेस्ड आंसर लिख रहा हूँ। यानी C1 से r/6 लेफ्ट साइड पर सेंटर ऑफ मास होगा। एक और एग्जांपल से दिखा देते हैं, कंफर्म हो जाएगा आपको। देखो, हेमिस्फीयर से एक कोन को रिमूव कर दिया गया है। हेमिस्फीयर से एक कोन को रिमूव कर दिया है, बचे हुए का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? तो सुनिएगा, आप सेंटर ओरिजिन मानो यहां पर ऊपर की तरफ y एक्सिस और इधर x एक्सिस, दो ऑब्जेक्ट्स। तो एक ऑब्जेक्ट हम m1 को मानेंगे जो हेमिस्फीयर को रिप्रेजेंट करेगा। एक हेमिस्फीयर को रिप्रेजेंट करने के लिए m1, और एक माइनस m2 जो रिमूव्ड कोन को रिप्रेजेंट करेगा। और ये कितनी कितनी हाइट पर होंगे, कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे इनके? तो हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास 3r/8 पे होता है, यानी कि m1 एट ए हाइट ऑफ 3r/8 पे होगा, और कोन जिसको रिमूव किया है उसका सेंटर ऑफ मास h/4 पे, यानी ये डिस्टेंस h/4, बट हाइट इस केस में रेडियस के बराबर ही है, तो ये r/4। और इसके बाद लगा देंगे y सेंटर ऑफ मास विल बी m1 y1 माइनस m2 y2 अपॉन m1 माइनस m2। और ये 3D ऑब्जेक्ट से, तो मास प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम करेंगे। तो m1 को रिप्लेस करके हेमिस्फीयर का वॉल्यूम डालेंगे 2/3 पाई r³ इंटू 3r/8, कोन की जगह पर 1/3 पाई r² h, जो कि फिर से r के बराबर है, और इधर m1 माइनस m2। अब इसका आंसर आप देख लो कितना आएगा। इसके आंसर की वैल्यू, मैं फिर से इसके आंसर को मेमोरी बेस पे कह रहा हूँ, r/2 इसका शायद आंसर है। हो सकता है थोड़ा कोई डिजिट इधर उधर हो गई।
बोलो बच्चे, समझ में आए दोनों एग्जांपल्स, कोन वाले, कैविटी वाले? कि यस सर। जो रिमूव्ड पोर्शन है उसको ऑब्जेक्ट मानना है, उसको नेगेटिव मास का ऑब्जेक्ट मान लीजिए, और दोनों ऑब्जेक्ट्स को पार्टिकल बना करके पार्टिकल वाला फॉर्मूला लगाना है। और जब मासेस ना दिए हों तो उसको, अगर 2D ऑब्जेक्ट है तो एरिया से रिप्लेस करेंगे, 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो लेंथ से रिप्लेस करेंगे, 3 डायमेंशन के ऑब्जेक्ट है तो वॉल्यूम से रिप्लेस कर देंगे उसको। क्योंकि अगर हम किसी बॉडी में होल करेंगे तो जितने एरिया का होल करोगे या जितने वॉल्यूम की कैविटी लाओगे उसी प्रपोर्शन में मास भी चला जाएगा उसका। ठीक है जी। Yes, sir. यस।